बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। 24/9 में खुश आमदीद। मैं हूँ आपके साथ सीमन हाशमी। अस्सलाम वालेकुम और मैं हूँ अबूज़र मुअज़्ज़म। आप सबको गुड मॉर्निंग। सीमन आपको गुड मॉर्निंग। उम्मीद करते हैं दिन आपका खैरियत से गुजरे। और इसके साथ साथ बड़ी अच्छी खबर है जी कि आज PSL के हवाले से मस्बत खबर मैं भी देख भी रहा था और 2-3 दिन से ये एक्सपेक्ट भी कर रहे थे कि आज टीमें रवाना हो जाएंगी, तमाम स्टाफ रवाना हो जाएगा UAE। इसके बाद तमाम मैचेस जो हैं, बकिया जो मैचेस रह गए हैं वो UAE में होंगे। PSL 6 इंशाल्लाह कंप्लीट हो जाएगा। तमाम तैयारियां जो है वो कर ली गई हैं, बस अब मैचेस का इंतजार है। वो भी जून के पहले हफ्ते में शेड्यूल्ड हैं, लेकिन अभी हतमी जो है वो टाइम टेबल नहीं आया क्योंकि बायो बबल क्रिएट करना है, क्वारंटीन करना है प्लेयर्स ने। बहरहाल यहाँ से पूरी तरह से क्लियर होने के बाद वो वहाँ गए। इसी के साथ साथ अगर हम कोविड की बात करें तो कोरोना वायरस जो है उसकी रेशो मुसलसल आज 3 से 4 रोज हो गए कि कम आ रही है, क्योंकि गवर्नमेंट ने अपनी टेस्ट कैपेसिटी बढ़ा दी है और उसकी शरह 4.34 रही 24 आवर्स में लास्ट। तो ये हम 8 से वापस अब वापसी का सफर इंशाल्लाह शुरू हो गया है और आधे हो गए हैं। 3.34 पॉजिटिव रेशो रही और गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2726 केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि मजीद अमवात जो है वो 75 रही। और मुल्क भर में अब इसी रेशो के पेश नज़र कुछ डिसीजंस भी लिए जा रहे हैं और डिसीजंस के साथ साथ कुछ पाबंदियां, जैसे कि सिंध और कराची में पाबंदियां ज़्यादा हैं क्योंकि वहाँ पे रेशो ज़्यादा है। पंजाब में अब आसानियां आना शुरू हो गई हैं, होटल्स खुल गए हैं, टूरिज्म स्पॉट्स जो हैं वो खोले जा रहे हैं, लेकिन बिल्कुल SOPs को फॉलो करते हुए। बिल्कुल SOPs को फॉलो करते हुए, और ये भी ज़रूरी भी है क्योंकि SOPs को अगर फॉलो नहीं करेंगे तो केसेस फिर से बढ़ जाएंगे। दूसरी जानिब वैक्सीनेशन के हवाले से अगर बात करें, वैक्सीनेशन का मरहला भी तेज़ी से जारी है और पहले मुल्क भर में 30 साल से ज़्यादा अफराद को कोरोना वैक्सीन बाकायदा तौर पर लगानी भी शुरू कर दी गई है। जबकि कल बड़ा ऐलान किया गया सद उमर साहब की तरफ से, उन्होंने कहा कि 19 साल की उम्र के अफराद की रजिस्ट्रेशन भी शुरू कर दी गई है। दैट मीन्स कि जो एडल्ट हैं उससे ऊपर तमाम लोगों को अब मुल्क भर में वैक्सीन के लिए तैयारी कर ली गई है, तैयारी हो चुकी है और वैक्सीनेशन मराकज़ कायम कर दिए गए हैं। डिजिटल मैकेनिज्म से इसको कंट्रोल भी किया जा रहा है वैक्सीनेशन के लिए। पंजाब में 189 और सिंध में 14 मराकज़ भी कायम किए गए हैं, जबकि खैबर पख्तूनख्वा में 280 और बलोचिस्तान में 44, इस्लामाबाद में 14 वैक्सीनेशन सेंटर्स कायम किए जा चुके हैं। आज़ाद कश्मीर में 25, गिलगित बल्तिस्तान में 16 मराकज़ के जरिए वैक्सीन की जा रही है और अब 19 से ज़्यादा जिनकी एज है उनकी रजिस्ट्रेशन की जा रही है और 30 से ज़ायद जिसकी एज है और उन्होंने रजिस्टर कराया है उनके लिए वैक्सीनेशन ओपन हो चुकी हैं। उनको मैसेज आना शुरू हो गए हैं, उनके कोड के साथ वैक्सीनेशन सेंटर के साथ जाके अपनी वैक्सीन लगवा लें। इस पर हम बात करेंगे। चेयरमैन कोरोना टास्क फोर्स डॉक्टर अताउर रहमान हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। डॉक्टर साहब सबसे पहले तो कोविड की ये जो रेशो कम हो रही है मुसलसल, अब 4.34 पर हम चले गए, कहाँ हम 8 को टच कर रहे थे और सिवियरिटी की तरफ जा रहे थे। तो डज दिस मीन कि अब थर्ड वेव जो है उसका भी रिवर्सल शुरू हो गया है? जी नहीं, इट डज नॉट मीन दैट। ये बिल्कुल इससे ये हमें नहीं अखज़ करना चाहिए। बात यह है कि आप लॉकडाउन करते हैं, सख्ती करते हैं तो ये कम हो जाता है, सख्ती ज़रा सी रिलैक्स हो, लोग मिलना जुलना शुरू करते हैं तो ये बढ़ जाता है। तो ये थर्ड वेव, फोर्थ वेव, फिफ्थ वेव, सिक्स्थ वेव ये आती रहेगी अगले 12 महीने 18 महीने तक, जब तक कि आपकी 60-70% पॉपुलेशन जो है वो वैक्सीनेट नहीं हो जाती और ये पूरा मामला कंट्रोल नहीं हो जाता। आप सख्ती करेंगे तो ये कम होगी और नरमाई करेंगे तो फिर ये दोबारा बढ़ेगी और फिर ये साथ के साथ ये तब्दीली भी हो रही है इसकी शक्ल में, तो ये ज़्यादा से ज़्यादा ख़तरनाक सूरत अख्तियार करता जा रहा है। ये जो वायरस है, जो वायरस जो आया था 1.5 साल पहले चाइना में, उससे काफ़ी मुख्तलिफ हो गया है ये, अब बहुत ज़्यादा ख़तरनाक हो गया है। तो बिल्कुल ये नहीं समझना चाहिए कि वापसी की तरफ सफ़र शुरू हो गया है, बल्कि ये समझना चाहिए कि एहतियात जो है आपको अगले 1.5 साल तक करनी होगी जब तक कि आपकी मेजॉरिटी ऑफ पॉपुलेशन जो है वैक्सीनेट नहीं हो जाती। राइट, बिल्कुल सही कहा आपने डॉक्टर साहब कि जब तक मेजॉरिटी पॉपुलेशन वैक्सीनेट नहीं हो जाती तब तक ये तमाम मामला अभी अंडर कंट्रोल नहीं है। आपने भी जिक्र किया है वैक्सीन का, भी हम जिक्र करेंगे कि किस तरह से इसको मैनेज किया जा रहा है, क्या प्लान्स हैं। लेकिन जिस तरह से आपने कहा कि वेरिएंट्स हैं जो शुरू हुआ था जहाँ से वायरस, वो वैसा ही शक्ल नहीं है, ये कितनी परेशानी की बात है, क्योंकि तैयारी उसी तरह से होती है जब आपको दुश्मन का पता हो। यहाँ पर क्या मालूम है किस तरह से वेरिएंट्स किस तरफ जा रहे हैं, कैसे मैनेज करना है उसको? वायरसेस जो हैं ये नॉर्मली अपनी शक्ल बदलते रहते हैं। मिसाल के तौर पे फ्लू वायरस जो है वो बहुत सारी अशकाल अख्तियार कर चुका है जब से ये आया था इस दुनिया में। इसी तरह दूसरे वायरसेस अपनी शक्लें बदलते रहते हैं और यही सूरत हाल इस वायरस की है कि हफ्ता 2 हफ्ते में एक नई शक्ल बदल के सामने आ रहा है और कुछ तब्दीलियाँ ऐसी होती हैं जिसका ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं होता इसके फैलाव पर या इसके ख़तरनाक होने की हद तक, लेकिन कुछ शक्लें ऐसी होती हैं ख़ास तौर पे
जहाँ पे स्पाइक प्रोटीन्स हैं, इसमें आपने देखा कांटे कांटे से लगे होते हैं, कांटों में तब्दीलियां आ जाएं तो फिर ये ज़्यादा आसानी से ये दाखिल होता है इंसानी खलियों में और ज़्यादा आसानी से फिर कब्जा कर लेता है खलियों के ऊपर और फैलता है। तो वहाँ पे ये जो इंडियन वेरिएंट है या इससे पहले ब्राज़ीलियन या साउथ अफ्रीकन या यूके वेरिएंट जो आए हैं, ये सारे जो हैं इनमें वहाँ पे तब्दीलियाँ आई हैं, जिसकी वजह से ये शक्लें बदल रहे हैं। और इस वजह से हमें बहुत एहतियात की ज़रूरत है कि हम इस पे खिलाफ एक तो मॉनिटर करते रहें कि क्या हो रहा है। और ये कराची यूनिवर्सिटी में जेनेटिक इंजीनियरिंग का जो सेंटर है, जबीर रहमान सेंटर फॉर जीनोमिक रिसर्च, वहाँ इसकी रेगुलर मॉनिटरिंग हो रही है और शक्लें देखी जा रही हैं क्या क्या शक्लें इख्तियार कर रहा है, और फिर इसको कंट्रोल करने के लिए वैक्सीनेशन के ऊपर भी जोर दें। बिल्कुल सही। डॉक्टर साहब, आपने कहा कि ये सख्तियां होती हैं तो रेशो कम हो जाती है, इसका मतलब है कि ये वो लॉकडाउन है जो ईद से पहले लगाया गया था, अब उसके इम्पैक्ट्स नजर आ रहे हैं 4.34 रेशो में। सो अब नरमी कर दी गई ईद के बाद, तो हम क्या 7 से 14 दिन यानी कि 1 या 2 हफ्ते के बाद दोबारा से इसमें राइज देखेंगे? बिल्कुल, जहाँ जहाँ जिन जिन इलाकों में लोगों ने मिले हैं और नरमी हुई है वहाँ पे आप दोबारा ये बढ़ेगा, और जहाँ जहाँ सख्ती रही है वहाँ पे ये कम रहेगा। सिंध में हम देख रहे हैं कि इस वक्त सूरत हाल जो है वो ख़राब है बनिस्बत पंजाब और दूसरे सूबों के, तो यहाँ पे अब सख्ती की जा रही है, तो इसका इम्पैक्ट आपको 2 से 3 हफ्ते बाद दिखाई देगा कि यहाँ सिचुएशन कंट्रोल में आनी शुरू होगी। तो ये जो है इसी तरीके का सिलसिला रहेगा, कहीं बढ़ेगा कहीं कम होगा। ओवरऑल जो है, क्योंकि आपने ईद के से पहले जो सख्ती करी थी उसका कुछ फायदा आपको दिखाई दे रहा है, लेकिन अब दोबारा नरमी शुरू हो गई है बहुत सारे इलाकों में, तो दोबारा बढ़ेगा ये। राइट, सही। तो दोबारा बढ़ भी सकता है, उसकी तैयारी भी करनी है, लॉकडाउन भी लग सकता है और SOPs को फॉलो भी करना है। ये तो हो गए बुनियादी तमाम रूल्स जो कि अभी हमने फॉलो करने हैं। इसके साथ साथ डॉक्टर साहब, जैसे कि जिक्र आपने पहले भी किया कि जब तक मेजॉरिटी को वैक्सीनेशन ना लग जाए तब तक हम लोग ईजी नहीं हो सकते हैं। तो वैक्सीनेशन का मरहला जो है वो भी अब तेज़ी से जारी है। पहले 30 साल और अब 19 साल के हवाले से भी ऐलान कर दिया गया कि ये अब इनको भी रजिस्टर कर दिया जाएगा। दैट मीन्स कि जो एडल्ट पॉपुलेशन है तमाम अब रेडी है उनको वैक्सीनेट करने के लिए गवर्नमेंट। तो क्या वाकई आपको लगता है कि रेडी हैं सबको? अगर सभी लोग इस तरह से आते हैं और उसके बाद उनके तैयारी होनी, वैक्सीनेशन अवेलेबल होनी, कौन सा किसको कौन सी लगनी है, इसके लिए तैयार है गवर्नमेंट? जी, मसला ये है कि वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है। आपको 22 करोड़ अफराद में से अगर आप 15-16 करोड़ को भी लगाना चाहते हैं अफराद को, तो आप तो अभी कोई 30-40 लाख अफराद को लगा पाए, 1 करोड़ भी नहीं हुई आपकी तादाद 6-8 महीने में। और वजह ये नहीं है कि हुकूमत ने पूरी कोशिश नहीं की, वजह ये है कि वैक्सीन अवेलेबल ही नहीं है। बहुत सारे ममालिक में 400% अपनी पॉपुलेशन से ज़्यादा वैक्सीन ऑर्डर कर ली है। मिसाल के तौर पे कनाडा ने 300%, बरतानिया ने, जर्मनी ने, फ्रांस ने, इन्होंने ओवर बुकिंग करके पैसे दे के, और वैक्सीन अब इस वक्त अवेलेबल ही नहीं है। तो वैक्सीन के चाइना से कुछ हमें इमदाद मिल रही है और थोड़ी वैक्सीन आ रही हैं, थोड़ी थोड़ी आ रही हैं। तो पॉपुलेशन, एक तो ये कि बहुत सारे जो देहाती इलाके हैं वहाँ लोग तैयारी नहीं है और समझते नहीं है कि कोरोना नाम की कोई चीज़ है, तो वहाँ की पॉपुलेशन को किस तरह लगाया जाएगा, ये एक बड़ा चैलेंज है। और जो शहरों में लोग तैयार भी हैं वैक्सीनेशन के लिए, तो वैक्सीन जो हैं वो महदूद तरीके से अवेलेबल हैं। हमने खोल तो दिया है, लेकिन वैक्सीन जब तक अवेलेबल नहीं हो जाती जब तक आप आगे चल नहीं सकते। और एक बहुत बड़ा मसला ये है कि वैक्सीन की इफेक्टिवनेस किस हद तक है। ये नए वेरिएंट्स के खिलाफ जो आ गए हैं, जैसे इंडियन वेरिएंट अब अगर आ जाता है यहाँ, क्योंकि कुछ डेटा ये है कि ये वैक्सीन बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है, तो इंडियन वेरिएंट्स के खिलाफ जो 3 इंडियन वेरिएंट्स अब आ गए हैं, ये भी एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। तो यानी कि खतरे की घंटी बज गई। अगर अब इंडियन वेरिएंट आ गया तो वैक्सीनेटेड लोग जो हैं वो भी नहीं बच सकेंगे, क्योंकि अभी तक की स्टडीज़ के मुताबिक ये वैक्सीन उससे नहीं बचाती है। डॉक्टर साहब, लेकिन वैक्सीन को इटसेल्फ लेकर भी बड़े प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, क्योंकि 2-3 तरह की वैक्सीन हैं जो लगाई जा रही हैं। साइनोफार्म से शुरू हुआ, फिर कैनसाइनो आई, फिर एस्ट्राजेनेका आई, फिर साइनोवैक आई, अब तो पाकवैक का भी जिक्र हो रहा है। तो ये डिफ्रेंशिएट कैसे किया जाता है, कौन से एज ग्रुप को कौन से लगानी है? और ख़ास तौर पर एस्ट्राजेनेका को लेकर बहुत सी खबरें अभी भी गर्दिश कर रही हैं कि ये वैक्सीन नहीं लगवानी और ये सेफ नहीं है, हेल्थ इश्यूज हैं इसके। सबसे पहले तो मैंने ये नहीं कहा कि इंडियन वेरिएंट्स के खिलाफ वैक्सीन इफेक्टिव नहीं है, मैंने कहा ये पता नहीं है किस हद तक इफेक्टिव है, और जो डेटा है उससे मालूम हो रहा है कि ये उस हद तक इफेक्टिव नहीं है जिस हद तक दूसरे वेरिएंट्स के खिलाफ इफेक्टिव हैं। दूसरे, ये जो बहुत सारे अलग अलग जो वैक्सीन आ रही हैं, इन पे क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं और जिन पे WHO ने अपना अप्रूवल दे दिया है, उनको आप विदाउट एनी हेजिटेशन, बगैर हिचकिचाहट के आप लगा सकते हैं। ये सब वैक्सीन जो हैं, जो भी आपको वैक्सीन मिल रही है, ये सब क्लिनिकल ट्रायल्स हुए हैं इनके,
पूरे फेज़ 1, फेज़ 2, फेज़ 3, उसके बाद इसके जो ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ हैं उन ममालिक की और आपके हमारे अपने मुल्क की ड्रैप की इन्होंने अप्रूवल दिया है, और जो ड्रैप अप्रूवल दे रहा है उसको आप बगैर झिझक के लगाएं, ये ना सोचेंगे ये बेहतर है या वो बेहतर है, सब अच्छी है आपके लिए। सबसे अहम चीज़ ये है कि अगर सबसे ज़्यादा नुकसान ये होगा कि आप इस शुबे में रहेंगे और वैक्सीन नहीं लगाएंगे, क्योंकि वैक्सीन से आपको बचाती नहीं है 100%, लेकिन कम से कम शदीद बीमारी से बचा लेती है और आपको हॉस्पिटलाइजेशन से बीमारी बचा लेती है। तो इस वजह से आपको वैक्सीन जो भी अवेलेबल है और जो आपको ड्रैप ने मंजूरी दे रखी है और पाकिस्तान में अवेलेबल है, उसको बिला झिझक लगवाएं। ठीक, बिल्कुल बिला झिझक लगवाएं। जो भी वैक्सीन अवेलेबल है, तमाम वैक्सीन जो हैं वो रजिस्टर्ड हैं। बहुत शुक्रिया डॉक्टर अताउर रहमान साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे कि ओवरऑल वैक्सीनेशन के हवाले से ड्रैप WHO ने इन वैक्सीनेशन को अलाउ किया है, उनको सर्टिफिकेट दिया है, दैट मीन्स कि ये सेफ़ हैं, और अगर कहीं पर किसी को शुबा है तो वो दूर कर ले, क्योंकि वैक्सीनेशन एक वाहिद हल है जिससे आप बच सकते हैं कोरोना से। और जब तक पाकिस्तान की मेजॉरिटी अवाम ये वैक्सीन नहीं लगवाएगी तब तक हम अपने आप को सेफ़ नहीं समझ सकते। बिल्कुल अपने आप को सेफ़ नहीं समझ सकते, और वही हर्ड इम्यूनिटी है जो हमने क्रिएट करनी है। अब हम एजेस की तो बात कर रहे थे कि 30+ वालों की रजिस्ट्रेशन, फिर अब 19+ वालों की रजिस्ट्रेशन शुरू हो गई है। अब एज लिमिट के हवाले से एक और बड़ा इंटरेस्टिंग कल बिल जो है वो सिंध असम्बली में जमा कराया गया, और उसको पढ़कर मुझे आई डोंट नो, लोग हंस भी रहे थे, मीम्स भी बना रहे थे, एंजॉय भी कर रहे थे, और कुछ लोग तो ये कह रहे थे कि हमारे टाइम पे ऐसा बिल क्यों नहीं आया जो पास भी होगा। आई एम नॉट श्योर ये पास होगा या नहीं होगा, ये मुझे नहीं लगता कि पास होगा, प्रेजेंट कर दिया गया। बड़ा इंटरेस्टिंग बिल है वो ये है जी कि सिंध में 18 साल के नौजवानों की लाजमी शादी करवाने का बिल जमा करवा दिया गया है, जिसमें नौजवानों की शादी अगर नहीं होती और ना करवाने पर वालिदैन पर 500 रुपये जुर्माना आयद करने की सिफारिश की गई। अब ये पता नहीं रोजाना की बुनियाद पर 500 रुपये हैं या महीने की बेस पे, ये सालाना बेस है, लेकिन मेरे ख्याल से ये वो है कि जब तक शादी नहीं हो जाती आपको 500 रुपया नहीं दे सकते जुर्माना देना पड़ेगा, और जब शादी हो जाती है तो ऐसे होगा कि आपको उनको 500 देने पड़ेंगे कि आप सरवाइव कर लें। क्योंकि थोड़ा सा लॉजिकली अगर इसको सोचें तो 18+ के ऊपर क्या आपका करियर स्टैंड करता है या नहीं करता। वैसे तो लॉजिकली देखा जाए, पढ़ाई पहले मुकम्मल करें, फिर कोई काम शाम शुरू करें, जॉब करने, कारोबार करना, उसके बाद शादी की बात करें। MPA हैं MA सैयद अब्दुल रशीद, जिन्होंने मुस्लिम असम्बली सेक्रेटेरिएट में जमा करवा दिया है, उनके मुताबिक 18 साल की उम्र में शादी लाजमी होनी चाहिए। ठीक है, 18 साल की उम्र में शादी हो जानी चाहिए अगर कोई कर सकता है तो, लेकिन लाजमी शादी करना, कोई बाइंडिंग लगाना, ये मेरा ख्याल है। और ये लिखा हुआ है कि अगर वालिदैन ताखीर करते हैं तो डिप्टी कमिश्नर को तहरीरी तौर पर आगाह करना होगा, और फिर मुआशरे की फलाह के लिए ये कानून जो है वो तजवीज़ दिया गया है। लेकिन आप देखें ना, अंडर एज शादियां कितनी ज्यादा होती हैं, 14 साल, 12 साल, 11 साल, कानून भी है उसके हवाले से, इम्प्लीमेंटेशन नहीं होता, आप उसको तो रोक लें, दैट इज डेंजरस। ये तो आप मुआशरे की फलाह करने जा रहे हैं, लेकिन नौजवान इस पे काफी खुश होंगे कि पेरेंट्स को वो धमकी लगा सकेंगे हमारी शादी कर दे वरना जुर्माना होगा। शादी नहीं करना चाहते, पेरेंट्स कहते रहते हैं ब्याह कर लो, शादी कर लो, लेकिन नहीं होता। कुछ ऐसे नौजवान भी जो कहते हैं हमारी शादी कर दे, पेरेंट्स कहते हैं पढ़ो अभी अपना करियर सेट करो। ये कंफ्यूजन है, ये पेरेंट्स और ये फैमिली टू फैमिली डिपेंड करता है, बच्चों का क्या माइंड है, फैमिली कल्चर किस तरह से, तो ये किसी को एक यूनानिमस डिसीजन लेकर लागू करना मेरा ख्याल है, आई डोंट नो ये पॉसिबल है कि नहीं। बिल्कुल। इसी के साथ नाज़रीन हम एक ब्रेक की तरफ जा रहे हैं, ब्रेक लेते हैं, फिर हाजिर होंगे। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। एक अहम मसला जिसे सिंध फेस कर रहा है, और सिंध और पंजाब में एक नया रिफ्ट जो है ये फिर से खड़ा हो रहा है, और वो ये है कि पानी जो है वो सिंध को प्रॉपर नहीं मिल पा रहा। ये सुबह सिंध का कहना है, और ये कहना है कि उनके हिस्से का पानी सुबह पंजाब के तरफ जा रहा है। चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी इस पर एतराज़ किया और कहा कि 3 सूबों के एतराज़ के बावजूद TP लिंक कैनाल खोलना एक इश्तियाल अंगेज अमल है। बिल्कुल। इसके साथ उन्होंने ये भी कहा कि पानी के मामले पर सियासत नहीं होनी चाहिए, जबकि दूसरी जाने इरसा ये कहती है, इरसा के जो फेडरल डिपार्टमेंट है वो ये कह रहे हैं कि पानी जो है वो सही तरीके से डिवाइड हो रहा है। ओवरऑल मुल्क में पानी की कमी है, इसलिए थोड़ा सा जो कमी है उसकी रीज़न भी सामने उन्होंने दी। लेकिन जो सुबह सिंध के हवाले से जो वहाँ पर इरसा का डिपार्टमेंट काम कर रहा है, उनके मुताबिक यहाँ पर कोई इशू चल रहा है। सिंध के बराजों में पानी की कमी देखने में आई है, जिसकी 42.28% पानी की कमी हो चुकी है। अब ये तमाम मामला है, हमने ये देखा कि 2 रोज़ से सिंध असम्बली में भी खासी लड़ाई हुई। सुहेल अनवर सयाल साहब ने भी कहा कि पानी पंजाब रोक रहा
है ये ज़्यादती है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और खूब हमने देखा कि लड़ाई वाला माहौल था जो कि अक्सर देखने में आता है लेकिन डिफरेंट इशूज़ के ऊपर। लेकिन ये पानी के मामले पर जब आया तो पूरे मुल्क में एक परेशानी का समा बन गया, क्योंकि पानी के मामले पर अगर ये आएगा तो उससे दीगर मसाइल भी सामने आ सकते हैं। आपकी ज़राअत मुतासर होगी, आपकी जो प्रोडक्ट है एग्रीकल्चर की वो मुतासर होगी। इस पर हम बात करेंगे। सेनेटर पीपल्स पार्टी सहर कामरान साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। सेनेटर साहिबा, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। ये वाटर इशू जो हम पहले भी डिस्कस कर रहे थे आपसे और जिस पर बात हुई थी कि इरसा के साथ मामला चल रहे हैं, लेकिन अब इसकी गूंज जो है वो असम्बली में भी सुनाई दे रही है और एतराज़ खुलकर लगाया जा रहा है। खासतौर पर ये जो TP लिंक कैनाल है, बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी कहा कि ये इश्तियाल अंगेज अमल होगा। क्या कहती हैं आप इस पर? देखिए, बहुत अहम मामला है। आप असेंबली में बात कर रही हैं, मैं कह रही हूँ कि गूंज सिंध के एक एक घर और एक एक काश्तकार की गूंज रही है। हर शख्स परेशान है जिसका ताल्लुक ज़राअत से है। यानी जो सलूक भारत पाकिस्तान के साथ करता है, क्या वो सलूक इमरान नियाज़ी हुकूमत सूबा सिंध के साथ करेगी? हम समझते हैं इनको बहुत दुख है, इनको बहुत दुख है। इनकी सिंध में हुकूमत नहीं है, इनकी तय दर पे शिकस्त है और ये उसका इंतकाम सूबा सिंध से ले रहे हैं। यानी अगर आपको ये एहसास है कि आप पाकिस्तान के अंदर किस किस्म की खलीज जो है पैदा कर रहे हैं, आपको ये एहसास है कि आपने नेशनल यूनिटी को आने के बाद कितना नुकसान पहुंचाया है, आपको ये एहसास है कि अगर वक्त पर काश्त नहीं होगी, अगर पानी नहीं होगा, अगर जो है फ़ज़ाई कहत होगा तो उसका नतीजा क्या होगा। मैं समझती हूँ ये आज का बहुत अहम मसला है और इसको देखना होगा सीरियसली। आप इनकी इंतकामी सियासत सिर्फ सूबा सिंध को नुकसान नहीं पहुंचाएगी, पूरे पाकिस्तान को नुकसान। सहर साहब, आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि ये मामला देखना चाहिए, इस पर बात होनी चाहिए और इसका मसले का हल देखना चाहिए, क्योंकि आवाम इससे मुतासर होती है। ये सिर्फ पॉलिटिक्स इस पर नहीं होनी चाहिए। लेकिन इशू बेसिक्स आपको लगती क्या है, कहाँ पर मसला शुरू हुआ है? सिर्फ ये कह देना कि जी वो उनकी कोई दानिस्ता तौर पर है, इमरान खान साहब की वजह से हुआ है ये, तो इसके ऊपर तो वैलिडेशन नहीं मिल सकती। उस तरह जब इरसा भी डिपार्टमेंट है जो रिप्रेजेंट करता है इस तमाम सिचुएशन को, वो कह रहे हैं कि जी हम तो पानी दे रहे हैं, ओवरऑल पानी की कमी है। जो आज जितने वफाकी इदारे हैं या वो इदारे हैं जो वफाक के मातहत हैं, वो भी मैं समझती हूँ कि हुकूमत की किसी पॉलिसी पे अमल कर रहे हैं कि आप सियासी बयानबाजी करें। उनको अपनी जो जिम्मेदारियां हैं उनका एहसास नहीं है। अगर उनको जिम्मेदारियों का एहसास होता तो वो मामला का हल तलाश करते। मगर यहाँ सिंध की नहरें सूखी पड़ी हैं, यहाँ पर अभी तक जो है चावल की काश्त जो है वो नहीं हो सकी उन इलाकों में जो कि डिपेंड करते हैं पानी के ऊपर कि जी नहरों में पानी आएगा तो काश्त होगी। ये बहुत एक सीरियस चीज है और मैं कहूँगी कि इन्होंने कल अपना कारोबार दोबारा चमकाना है। इन्होंने दोबारा जो है वो यही करना है कि चावल जो है वो इंपोर्ट करना है और उन्होंने उसके ऊपर अपना नया मुनाफा, एक नया माफिया इनका खड़ा होगा। ये इनकी जिस तरीके से ये सिंध के साथ सलूक कर रहे हैं, ये कोई मैं समझती हूँ इसके नताइज जो है वो बहुत बुरे होंगे। आप कहते हैं कि ये इसके हकाइक को देखें, मैं कहती हूँ आप हर मामले में हकाइक को देखें। आप सिंध के रिसोर्सेज की बात करें, सिंध को जो है NFC अवार्ड में उसका जायज हक नहीं मिलता। आप फंड की बात करें, ये सिर्फ ऐलानात करते हैं। आप पानी की बात करें, तो ये तो मैं समझती हूँ कि इनकी जो है सिंध वेस्टर्न पॉलिसी जो है इमरान नियाज़ी साहब की ये खुलकर आ गई है। मैं दोबारा वही दोहराऊंगी कि इमरान नियाज़ी साहब का स्टेटमेंट रिकॉर्ड पर है कि सिंध हमारा सूबा नहीं है। सर साहिबा, मैं फिर से आपको थोड़ा सा इस पर इंटरप्ट करूंगी कि वो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट भी लिया गया था, लेकिन डेफिनेटली उन्होंने ये कहा था। बट ऑफ कोर्स पाकिस्तान के वो प्राइम मिनिस्टर हैं, ही कैन नॉट से दैट, और उन्होंने इसकी तरदीद भी की थी। हाँ, लेकिन अगर हम बात करें इस इशू के ऊपर कि इसको पोलिटिसाइज किया जा रहा है, अब मैं ये कहूँगी कि ये दोनों तरफ से है, क्योंकि सियासी तौर पर इसको हल करने की कोशिश की जा रही है, लेकिन प्रैक्टिकल ग्राउंड पर इरसा ने पेपर जारी कर दिया, सिंध ने प्रोटेस्ट किया, असम्बली में चले गए, प्रैक्टिकली हल क्या है, सोल्यूशन क्या है? अगर लेट हो गई, खासतौर पर अगर हम चावल की काश्त की ही बात कर लें, तो उसकी प्रोडक्शन कम होगी। देखिए, बात यह है कि डेफिनेटली आप ग़िज़ाई किल्लत पैदा होगी, डेफिनेटली लोग काश्तकार सफर करेंगे, डेफिनेटली आपकी इकोनॉमी पे असर होगा। आप कहते हैं कि ज़राअत आपकी जो है वो मुल्क की इकोनॉमी की रीढ़ की हड्डी है, तो क्या उसी के ऊपर ज़र्ब नहीं पड़ रही है? और आप इसको कहें कि आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट नहीं, ये उनके जज्बात है, ये उनका इजहार है जिस तरीके का। आप मुझे ये बताएं कि कोई एक अमल जब से ये इमरान नियाज़ी हुकूमत आई है, कोई ऐसा अमल आप बता दें कि जो इन्होंने वादा किया हो सिंध से इन्होंने पूरा किया हो, या जो इन्होंने सिंध के हद से कोई बेहतर पॉलिसी इन्होंने अपनाई हो। मुझे तो कोई नजर नहीं आती। आप मुझे एक भी बता दें। हाँ, आप मुझे बोलेंगे झूठे ऐलानात में कहूँगी एक के बाद एक है।
लेकिन आज आप मुल्क की ज़राअत, मुल्क की जो है इकोनॉमी, मुल्क की रीढ़ की हड्डी के साथ मत खेलें। डेफिनेटली सूबे की दुश्मनी में आप जो है मुल्क को एक नाकाबिल। आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि इस तरह से टारगेट नहीं करना चाहिए, किसी को पोलिटिसाइज आप नहीं करना चाहिए इस मामले को। और ये बिलावल भुट्टो साहब ने भी कल कहा है इरशाद डिपार्टमेंट क्या कर रहा है, किस तरह से मसला शुरू हुआ, इस पर तहकीकात होनी चाहिए। लेकिन सैर साहिबा, अब जो कि आपने कहा कि तहकीकात होनी चाहिए, नैब ने कहा, नैब ने ऐलान भी कर दिया कि हम जहाँ पर पानी चोरी हुआ है या जो भी मसला है उसकी तहकीकात करने का ऐलान भी कर दिया है। इससे आप मुतमिन हैं क्योंकि एक स्टेप आगे बढ़ा है ये मामला कि नैब इसको देख लेगा, या फिर कोई और हल चाहती हैं? बात ये नैब को मजीद कितना एज ए टूल जो है वो इस्तेमाल करेंगे। वो तो पहले ही मैंने कहा नैब तो एक वीडियो स्कैंडल की मार है। नैब की से क्या मतलब, बात यह है, मैं इमरान नयाज़ी साहब से सिर्फ एक बात कहूंगी कि आप कंटेनर से उतरे, अगर आप वजीर आजम के ओहदे पे हैं तो वजीर आजम के जो फराइज होते हैं ना उनको देखें, पाकिस्तान की यकजहती को देखें और तमाम सूबों के साथ एक बराबर का सलूक करें। आप ये जो जिस तरीके से आप दुश्मनी निकाल रहे हैं उसके नताइज जो है वो आपको यकीनन आपको अपनी शिकस्त से पता लग जाएगा। बार बार जो हो रही है कि सिंध के अवाम आपसे किस कदर नाला है और किस कदर नाराज है, अगर उसके बाद भी इनको एहसास नहीं है तो मैं ये कहूँगी कि फिर तो अल्लाह जो है पाकिस्तान को उसकी हिफाजत करे और इस नाअहल, नालायक और जो है इस किस्म की तंग नजर रखने वाली हुकूमत से जान छुड़ाए, क्योंकि यही पाकिस्तान के अवाम के मफाद में है। मतलब आप और कोई दुश्मनी करे, आप नैब को तो यूज कर रहे हैं हमारे लीडर्स के खिलाफ। आपके जो कमीशन बनते हैं वो आपके अपने लोगों को प्रोटेक्शन के लिए बनते हैं। आप वो जो केसेस हवाले कर देते हैं जिनसे आप जान छुड़ाना चाहते हैं। आपकी नैब की तहकीकात आज की ज़राअत यानी कि आपको एतमाद नहीं है नैब की तहकीकात में, और आप ये कह रही हैं कि इदारे पोलिटिसाइज होते हैं, एक्शन प्रॉम्प्ट होना चाहिए और उसके प्रैक्टिकल रिजल्ट्स भी नजर आने चाहिए। सेनेटर साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका, आप हमारे साथ मौजूद थी। लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक है कि अगर सूबों ने एतराज किया तो वो अंडर डिस्कशन भी आना चाहिए था, और अगर सिंध मुसलसल प्रोटेस्ट कर रहा है तो उसको ऑन टेबल लाकर बात करनी चाहिए। हर चीज का हल सियासी मंजरनामे में देखने में नहीं आता, आपको कुछ ना कुछ प्रैक्टिकली करना होगा, क्योंकि वो सिंध हो, पंजाब हो, बलूचिस्तान हो, KPK हो, रहते वहां पाकिस्तानी हैं और एक पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट भी है। बिल्कुल, और इसके साथ हमने ये भी देखा है कि ये मामला कोई नया नहीं है, ये मामला बड़ी देर से चल रहा है। पानी का मसला चाहे वो सिंध का हो, चाहे KPK का हो, पंजाब का हो, बलूचिस्तान का हो, ये एक दूसरे से इंटरलिंक्ड हैं। तो ये कमेटी जब बैठती है तो उसमें डिसाइड करना चाहिए, किसी एक सूबे का मसला नहीं है, ये पूरे पाकिस्तान का मसला है कि अगर एक सूबे, एक शहर की आवाम मुतासर हो रही है उससे तमाम पाकिस्तान के आवाम पर इसका असर जाता है। क्योंकि जब इकॉनमी डिस्टर्ब होती है, जब एग्रीकल्चर डिस्टर्ब होता है, जब सिस्टम डिस्टर्ब होता है तो उसका असर पूरे पाकिस्तान पर जाता है। बिल्कुल, डेफिनेटली जाता है जी। और इसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे और एक और खबर जो है वो आपको सुनाएंगे, और ये खबर है न्यूजीलैंड की, जहां पर एक यूट्यूबर की जानिब से गत्ते की मदद से बनाया गया मारूफ रेसलिंग कॉलेज गनी की मॉडल 15 लाख रुपए में लैम्बोर्गिनी का मॉडल जो है वो 15 लाख में फरोख्त हुआ है। हाँ जी, और इस कारनामे की इतनी कीमत मिलने पर नौजवान की खुशी की इंतहा न रही। यूट्यूबर डेविड जोन्स ने गत्ते से बनाई गई लैम्बोर्गिनी आज एक शाम चैरिटी इवेंट में 10,000 से ज़्यादा डॉलर में फ़रोख्त की। यानी कि कल उनकी जो शाम थी उसमें 10,000 से ज़्यादा फ़रोख्त हुई डॉलर में, और ये एक पैसा खैराती इदारे को अतिया भी कर दिया गया है। इसमें इंपॉर्टेंट बात यह है कि लैम्बोर्गिनी जो है वो गत्ते से ये बनाई गई। आम गाड़ी तो मेरे ख्याल पाकिस्तान में तकरीबन अगर मिले तो 6 करोड़ रुपए की मिले ऑब्वियसली। और लैम्बोर्गिनी उर्दू में लिखना कितना अजीब लगता है ना, आपको आदत नहीं होती है कि आप उर्दू में पढ़ रहे हैं और इस तरह से। लेकिन बहरहाल जी वैसे भी पढ़ना देखना थोड़ा मुश्किल है, आदत नहीं है किसी को, क्योंकि इतना आसान नहीं है। अच्छा, इसको जो रिपोर्ट के मुताबिक गत्ते की ये जो गाड़ी है वो 1.65 मीटर चौड़ी है और 3.78 मीटर लंबी है। और डेविड ने ये भी बताया कि उन्हें गाड़ी का मॉडल बनाने का ख्याल उस वक्त आया जब उन्हें अमेरिका के शहर लॉस एंजलिस में लैम्बोर्गिनी चलाने का इत्तफाक हुआ, तो उन्होंने सोचा कि वो अपनी आर्टिस्टिक स्किल्स जो हैं वो इसके ऊपर दिखाएंगे और बड़ी ज़बरदस्त आर्टिस्टिक स्किल्स दिखाएं। और इन्होंने ये गाड़ी चलाई भी है, तो बड़ा ज़बरदस्त लोगों ने अप्रिशिएट भी किया। इसके साथ साथ एक और अप्रिशिएटेबल खबर जो कि बड़ी ज़रूरी भी है और जिस पर बात भी करनी चाहिए, आइंदा बजट आने वाला है जी। पाकिस्तान में तमाम सूबे भी बजट बना रहे हैं और ये देख रहे हैं कि किसको किस तरह रिलीफ मिलेगा। लेकिन यहाँ पर जो हम बात कर रहे हैं वो खैबर पख्तूनख्वा की है, जहाँ पर रिलीफ मिलने के लिए इम्कान इसलिए बढ़ गए हैं कि हुकूमत ने मजदूर की उजरत कम अज़ कम 21,000 रुपये करने का ऐलान कर दिया है, जो कि मेरे ख्याल में एक बहुत बड़ा रिलीफ हो सकता है अगर ये प्रैक्टिकली मिल जाए। बिल्कुल सही। पंजाब ने 20,000 रुपये और अब KPK ने जो अनाउंस किया है वो 21,000 रुपये। बढ़ती हुई महंगाई के पेश नज़र हुकूमत का ये एहसन इकदाम के मजदूर की कम से कम तनख्वाह में इजाफा किया है, लेकिन बात सिर्फ वही है कि इम्प्लीमेंटेशन हो जाए। इसके साथ साथ सरकारी मुलाजिमीन की तनख्वाह में 25% इजाफे का ऐलान करते हुए इजाफे का इतलाक 1 जून से होगा, ये कह दिया। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा महमूद खान ने यह भी कहा कि आइंदा बजट
बजट में सरकारी मुलाजिमीन को एडहॉक रिलीफ देंगे और मुश्किल हालात के बावजूद मुलाजिमीन की तनख्वाहों में इजाफा कर रहे हैं और हुकूमत मुलाजिमीन को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ के लिए कोशा नजर बिल्कुल कोशा नजर आना चाहिए। और इसमें ज़रूरत भी इस वक्त यही है कि पाकिस्तान ओवरऑल क्राइसिस से गुजर रहा है। इकॉनमी वाइज अगर देखा जाए आहिस्ता आहिस्ता डेवलपमेंट हो रही है, बेहतरी आ रही है, तो उसमें एक बहुत बड़ा किरदार हमारे मजदूर तबके का है, उसको रिलीफ देना बड़ा ज़रूरी है जी। तो अगर 21,000 रुपया कहा गया है तो उस पर इम्प्लीमेंट करवाया जाए। और इसके साथ साथ मैं ये भी कहूँगा कि वहाँ पर भी चेक किया जाए, गवर्नमेंट का काम है कि जहाँ पर बेसिक पे नहीं मिल रही है, 21,000 अगर या 20,000 पंजाब में है तो ये तमाम डिपार्टमेंट्स को चाहिए कि चेक करें कि कहाँ पर 20,000 बेसिक पे नहीं है, चाहे वो प्राइवेट है चाहे वो कोई सरकारी इदारा है, और अगर नहीं है तो फिर उसको सजा मिले। इससे बड़ा एक और इकदाम हो सकता है अबूजर, ये तमाम मजदूर कैटेगरी वो है जो फैक्ट्री में अंडर वन ऑर्गेनाइजेशन या अंडर वन रूफ काम कर रहे हैं, जो डेली वेजेस के मजदूर हैं, जो एक्चुअली बाहर सड़कों पर खड़े होते हैं, उनको रजिस्ट्रेट करना चाहिए, को इस कानून के तहत उनको जो फवायद है उनको तक प्लेटफॉर्म पर लाना चाहिए और उनके लिए कुछ ना कुछ काम जरूर करना चाहिए। वो गवर्नमेंट का बड़ा मार्का होगा जो ऑब्वियसली बड़ा अप्रिशिएट। बिल्कुल, एक ब्रेक लेते हैं फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। हमने देखा है कि बहुत से ममालिक में डिफरेंट किस्म का कल्चर होता है। इसी तरह अगर आप देखें कि थाईलैंड में या फिर चाइना में कुछ ऐसी खुराक भी होती है जो कि लोग अक्सर वो पसंद करते हैं खाना, जो कि हमारे कल्चर में वो अलाउड नहीं है और हम लोग पसंद नहीं करते। इसी तरह वहाँ पर हमने ये भी देखा है, अक्सर आपने देखा भी होगा कि घूंघों जिनको सिपियाँ कहते हैं आम लैंग्वेज में, उनका मसाज भी किया जाता है। लेकिन अब एक नई टेक्नोलॉजी आ गई है जी कि उनकी गलाजत से चिकनाई बने साबुन भी अब डेवलप या फिर इंट्रोड्यूस करा दी गई। तो मैं इसलिए चाह रहा था, आपने इतने आराम से ये पढ़ दिया। अब आप देखें कि ये उनकी जो बेसिकली जो उनका वेस्ट है, जो गलाजत है, उस से आप एक सोप बनाएं एंड यू बिलीव दैट कि आप क्लीन हो जाएंगे। आप देखिए वो मसाज पहले ही ऑलरेडी लोग कराते हैं, तो ये एक लोग इनके साथ ऑलरेडी फ्रेंडली रिलेशनशिप था तो वो डेवलप हो गया है, वो ओवर द ईयर जो है वो नया हो गया है। बहरहाल जी 28 साल एक नौजवान है जिन्होंने बड़ी तादाद में इन स्नेल्स को, यानी कि इन घूंघों को, जिन्हें सिपियाँ भी कहा जाता है, बड़ी तादाद में पाला हुआ है और फिर एक गाढ़े लेसदार मादे से उसका साबुन जो है वो बनाते हैं और गुज़श्ता बरस दिसंबर में वो फरोख्त कर रहे हैं और लोग ले भी रहे हैं। इट्स नॉट अबाउट कि उन्होंने सिर्फ बना लिया। मसाज अगर करा सकते हैं तो वो साबुन भी यूज कर सकते हैं। मसाज तो डायरेक्टली घूंघों से कराते थे, साबुन तो चलो उसके बाद उसमें एक प्रोडक्ट है जिसके साथ उन्होंने बनाया। लेकिन इसका ये कुछ प्रूवन चीजें हैं जो वो ये क्लेम करते हैं कि इनके इस्तेमाल से आपके जो चेहरे पर एंटी एजिंग इफेक्ट्स हैं, जो रिंकल्स पड़ जाते हैं, लाइनें पड़ जाती हैं, वो ठीक रहेंगी। आपकी स्किन जो है वो सरसब्ज़ो शादाब रहेगी। आप मेरी बात सुने, आपकी स्किन जो है सरसब्ज़ो शादाब क्यों होती है? जब आप कहते हैं टर्म के तौर पर यूज किया है, सरसब्ज़ो शादाब पौधों के लिए इस्तेमाल होता है, बट इसका मतलब तरोताजा रहे। तरोताजा तो देखने होता क्या है कि आप टेंशन लेते हैं जब किसी चीज की, तो फिर आपके रिंकल्स पड़ते हैं। जब आपने इतनी बड़ी टेंशन को भी नहीं समझा कि स्नेल आपने अपने मुंह पे रखवा कर उसका मसाज कराया, तो साबुन यूज करेंगे तो ऑब्वियसली इसका मतलब टेंशन फ्री होगा। इट्स नॉट अ हार्डकोर सोप जैसे हम नॉर्मल यूज करते हैं, ये एक स्लाइम है जो स्लाइम के तौर पर जो है वो आप उसकी टिकिया बना के, और ये 40 सिपियों का यानी कि 40 घूंघों का लेसदार मादा होता है जिसके तहत ये बनाया जाता है और इसके इफेक्ट्स वो क्लेम करते हैं कि बहुत ज़्यादा हैं। और 60,000 जो घूंघे हैं उसमें सिर्फ 6,000 तो उन्होंने अपने घर में ही रखे हुए हैं। और सलाइम खारिज करना भी एक अमल है जो घूंघों को सब्ज़ा और गोभी वगैरह खिलाते हैं, फिर उससे जो गलाजत बहुत ज्यादा डिटेल आप दे रही हैं। मेरा ख्याल में हमारे जो नाज़रीन हैं वो बताना चाह रही हूं कि मत इंटरेस्टेड नहीं होंगे, मैं आपको भी बता रहा हूं। क्यों नहीं होंगे? उनको पता होना चाहिए कि ये यूज नहीं करना और उसकी रीजंस ये हैं। नहीं वो यूज करेंगे ना, क्योंकि अब देखें ये एक फ्रेंच ये नौजवान जिन्होंने ये बना लिया साबुन, तो फिर उसको फरोख्त भी कर रहे हैं इंटरनेशनली। अब पाकिस्तान जैसे मुल्क में शायद ये इतना जल्दी इंट्रोड्यूस ना हो सके, लेकिन चूंकि एक चीज़ है तो हमने आपके साथ शेयर कर ली है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि आपकी इस स्टोरी से बहुत ज़्यादा लोग इंप्रेस होंगे, क्योंकि लोग सोचेंगे कि लोगों के लिए एक इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन डेफिनेटली होगी कि लोग दुनिया में ये भी करते हैं। बहरहाल आगे बढ़ेंगे और फ्रांस के बाद हम जरा चलते हैं स्पेन। और स्पेन में जी एक हादसा पेश आया। स्पेन का शहर है बार्सिलोना, जहाँ पर एक इलाका कैटलोनिया है, उधर एक डायनासोर के एक बड़े मुजस्मे के अंदर एक 39 साल शख्स की लाश बरामद हो गई। बड़ा अफसोसनाक ये वाक़या पेश आया। ये मरने वाला शख्स जो है उसके अहल खाना ने चंद ही घंटे कबल उनकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई थी और तहकीकात जब शुरू की गई तो एक राहगीर ने ये देखा कि एक शख्स जो है उसकी लाश डायनासोर का ये मुजस्मा है जो कि यहाँ पर रखा गया था, उसके अंदर गिरी हुई थी। बिल्कुल, मज़कूरा शख्स का मोबाइल फ़ोन मुजस्मे के अंदर गिर गया। ये पूरा रिपोर्ट के अंदर लिखा गया है कि वो
मोबाइल फ़ोन लेने जब अंदर गया तो उसका पाँव फिसल गया और वो अंदर ही गिर गया, फिर उसकी टांग जाकर फंस गई और हफ्ते की दोपहर को एक बाप बेटे ने पेपर मैट से बनाए हुए इस पूरे जो मुजस्मा है जो रखा गया है बाहर, उसमें टांग के करीब बदबू उन्होंने महसूस की और फिर उन्हें लगा कि अंदर कुछ है। उन्होंने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने जब इन्वेस्टिगेट किया तो उसके अंदर वो लाश गिरी पड़ी थी। बिल्कुल, तो ये वाक़या जी है जो कि कल भी सोशल मीडिया पर खासा ज़ेर बहस रहा। डायनासोर चूँकि इसके साथ इस न्यूज़ में था तो उसके हवाले से भी बहुत सी मीम्स आना शुरू हो गई, बहुत सी खबरें शुरू हो गई कि डायनासोर के क्या मामला है, क्योंकि लोग स्पेकुलेट करते हैं जैसे ही पता लगा कि डायनासोर में से लाश बरामद हो गई तो जब ये वायरल हुई बात तो सब लोग खास इसमें एक्टिव हो गए। लेकिन हकीकत ये है कि डायनासोर का इससे कोई ताल्लुक नहीं है जी, और डायनासोर का सिर्फ मुजस्मा था, एक शख्स गिर गया और उसकी लाश बरामद हो गई। अफसोसनाक ये वाक़या, लेकिन अब ये इन्वेस्टिगेट हो चुका है। बिल्कुल, अफसोसनाक वाक़यात की एक लंबी फहरिस्त है अबूज़र जो अनफॉर्चुनेटली ख़त्म नहीं हो पा रही है, और इसमें सर फहरिस्त हमारी क्राइम सिचुएशन है हमारे मुल्क के अंदर जो सूरत हाल है। बहुत सी खबरें ऐसी आती हैं कि आप परेशान हो जाते हैं, दिल एकदम से पकड़ा जाता है कि हम कहाँ स्टैंड कर रहे हैं। बिल्कुल। और ये जो मैं सबसे पहला इंसिडेंट बताने लगी हूँ आपको, वो लाहौर में पेश आया जहाँ पर इस दरिंदा सिर्फ इंसान ने लड़की को अगवा किया, इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाया, और गुलशन रावी से ताल्लुक था उस शख्स का। 7 अफराद ने इज्तिमाई ज़्यादती की और फिर सड़क पर फेंक दिया, और लागिरों ने उस मुतासिरा लड़की को फिर हॉस्पिटल पहुंचाया। मेडिकल करवाने के बाद लड़की का बयान भी कलमबंद किया। तो बेसिकली ये 7 अफराद हैं जिन्होंने ये घिनौना इक़दाम किया है और अब इसकी इन्वेस्टिगेशन जारी है। DIG ऑपरेशंस लाहौर साजिद कियानी जो है वो इसकी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। उनके हुक्म पर इस वक्त जो है मुकदमा भी दर्ज कर लिया गया है। IG पंजाब ने वाक़े का नोटिस लिया है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि सिर्फ नोटिस ना लिया जाए, कुछ इम्प्लीमेंटेशन की जाए, कुछ एक्शन लिया जाए, क्योंकि सिर्फ ये लाहौर के वाक़यात नहीं है, ये पूरे पंजाब में हो रहा है। IG पंजाब को पूरे पंजाब को देखना होगा कि कहाँ पर क्या हो रहा है। मुल्तान की हम बात करते हैं, मुल्तान की तहसील है शुजाबाद, जहाँ पर शादी वाले घर में एक अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि बारात से अगले दिन 5 डाकुओं ने घर में डकैती के दौरान दुल्हन को जिनसी ज़्यादती का निशाना बनाया और मुज़ाहमत पर दूल्हे को भी तशद्दुद का निशाना बनाया। हर शख्स जो है वो इस वाक़े पर असबार था। बड़ा अफसोस हुआ सबको कि देखिए कि एक शादी वाले घर में इस तरह से वाक़या होना और उसको फिर इन्वेस्टिगेट किया जाना, फिर उसके बाद डाकुओं की तलाश करना, ये बड़ा एक पेचीदा मामला है, लेकिन बड़ा अफसोसनाक वाक़या। बिल्कुल, और दुल्हन की मेडिकल रिपोर्ट में ये ज़्यादती साबित भी हो गई है, और पुलिस क्या कर रही है, जो तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने वाले इदारे हैं वो क्या कर रहे हैं, ये एक सवालिया निशान है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो क्राइम, जैसे मैंने ऑलरेडी बोला कि क्राइम की सिचुएशन मुल्क भर में बढ़ती ही जा रही है, और उस सिचुएशन में कल एक बड़ी अहम खबर जो आपने देखी होगी वो लादी गैंग के हवाले से होगी। अगर आपने देखा कि लादी गैंग ने किस तरह कत्लो गारत की एक नई दास्तान रकम की है। मुखबरी के शुबा में उन्होंने अगवा किया 3 अफराद को, जिसमें से एक को मौका पर ही गोली मार दी। उसकी वीडियो भी आप देख सकते हैं किस तरह दंदनाते और किस तरह कॉन्फिडेंस के साथ ये गैंग अपनी कार्रवाइयां करता है, क्राइम करता है, लोगों की जिंदगियां ले रहा है, और पुलिस कुछ नहीं कर बिल्कुल नहीं पकड़ पा रही। पुलिस का काम है कि ऐसे मुल्ज़िमान घिनौने इक़दामों को पकड़े, और हमने ये देखा कि छोटू गैंग भी इसी इलाके में होता था, डेरा गाजी खान के इलाके में। उसके बाद जब ये मामला आया और हमने ये भी देखा है कि ये तमाम जो इलाके हैं साउथ पंजाब के जहाँ पर ये गैंग्स बड़े एक्टिव दिखाई देते हैं, उनके हवाले से क्या किया जाए। कल वज़ीर-ए-आज़म ने इस पर एक्शन लेने का कहा है, रेंजर्स को कहा है कि इनके खिलाफ एक्शन लिया जाए और इनका कला कमा किया जाए। अब क्या ये कार्रवाई होगी, किस तरह से पॉसिबल है, इस पर हम बात करेंगे। एडिटर इन चीफ रोही हमारे साथ मौजूद हैं, जमशेद रिजवानी साहब, वो हमें बताएंगे कि ये मामला आखिर है क्या। जमशेद रिजवानी साहब, हम ओवरऑल क्राइम की पहले बात कर रहे थे कि पंजाब में बढ़ गया है, जिसमें हमने लाहौर का जिक्र किया, मुल्तान का जिक्र किया, और फिर हमने जिक्र किया है लादी गैंग का, जिसके हवाले से कल अहकाम जारी कर दिए गए वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से। ओवरऑल क्राइम सिचुएशन और फिर ये लादी गैंग के बारे में कुछ बताइए। देखिए, ओवरऑल जैसे आपने अभी लाहौर के वाक़े का भी मेंशन किया, और भी वाक़यात हैं यकीनन हो रहे हैं, मीडिया नज़र रखे हुए है ख़ास तौर पे संगीन जराइम पर। तो मेरा ये ख्याल है कि ओवरऑल जो ग्रिप है अथॉरिटी, वो कहीं ना कहीं कंप्रोमाइज़ हो रही है, जिसकी वजह से ऐसे लग रहा है कि शायद ये जो क्राइम की वारदातों पे जो काबू पाने में पुलिस या इंतज़ामिया नाकाम। एक बात हमें अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत होगी कि जो ट्रायल है वो गुंजान आबाद नहीं है, वहाँ अप्रोच करना इतना आसान नहीं है, और फिर वहाँ पे कोई गैर आदमी भी नहीं जा सकता इस तरह के जी ईज़िली वहाँ से गुजर सकता हो या अप्रोच वहाँ आसान हो, इतना आसान नहीं है। और तो इसलिए वो उनके लिए जो पनाहगाहें हैं वो बहुत आसान होती हैं। फिर वो वहाँ के लोकल हैं, उनको वहाँ पे लोकल लोगों की सपोर्ट होती है। लोग एक तो ट्राइबल होने की वजह से एक दूसरे का साथ देते हैं, दूसरा
ज़ाहिर है जान पेशा अफराद का एक खौफ भी होता है। तो यहाँ पे वाक़यात होते रहते हैं। आज माज़रत के साथ ये वाक़या जिसने सबको, पूरे मुल्क को हिला के रख दिया, लेकिन उससे पहले क्या हम ये वाक़यात रिपोर्ट नहीं करते रहे कि किसी का नाक काट दिया जाता है, किसी का कान काटा गया? पहले भी ये वाक़यात इस इलाके में मीडिया रिपोर्ट करता रहा है, लेकिन उस पर तवज्जो नहीं गई थी। अब जबकि एक बिल्कुल सामने उन्होंने वायरल किया है तो चीज़ें हुई हैं। तो ये जो वहशत है, ये वहाँ उस इलाके में अजीब तरह की ये रस्म बन गई है, या अजीब तरह से खौफ का किया जाता है। खौफ है। जमशेद साहब, आपने बड़ा स्पेसिफिकली जिक्र किया, आपने कहा कि कान काट दिए जाते हैं, ऐसे वाक़यात और भी हमने देखे। पुलिस वालों पर भी हमले हुए, तशद्दुद हुआ, बल्कि मैं अगर कुछ माजी में बात करूं छोटू गैंग के हवाले से, जब प्रॉपर ऐसे लगता था कि एक इलाका है जो कि इस गैंग के कब्जे में था, और जब पुलिस जाती थी तो वो फिर मतलब हार के या फिर पीछे आ गई, रिट्रीट करना पड़ा पुलिस को, फिर प्रॉपर एक मुकाबला हुआ। अब ये जो लादी गैंग के बारे में कहा जा रहा है कि मुकाबला होने जा रहा है बड़ा सख्त, क्या आपको लगता है कि रेंजर्स के साथ ये मुकाबला जब होगा, जब इम्प्लीमेंटेशन होगा, जब वज़ीर-ए-आज़म साहब ने अहकाम जारी कर दिए हैं, तो इसका कलाकमा पॉसिबल है या थोड़ा मुश्किल दिखाई देता है आपको? देखिए, ये पहली बार एक बड़े पैमाने पे इस इलाके में ये होने जा रहा है, लेकिन ये कई एक मखसूस इलाके में नहीं बैठे होंगे। अच्छा, ये ट्राइबल एरिया है, यहाँ मीलों घर दूर होते हैं, मीलों। एक तो ये है, इतना आसान नहीं होगा, लेकिन फिर ये है कि इसके जो पिछला इलाका है वो बलूचिस्तान का इलाका है, वो लोग उधर निकल सकते हैं। क्या ये एक मरबूत एफर्ट हो सकती है कि जहाँ पे बलूचिस्तान गवर्नमेंट को भी और वहाँ के जो बलूच लेवीज़ है उनको भी कहा गया होगा कि कोई पंजाब से इस इलाके से इस बलूचिस्तान के इलाके में तो नहीं आएगा, कोई जुर्म पेशा अफराद तो नहीं पहुँचेंगे। तो अगर ये सिर्फ इस इलाके में सिर्फ पल जाकर ये काबू करने वाली एफर्ट होगी तो वो शायद इतनी इफेक्टिव ना हो सकता है कि कल से 2 दिन से जब हो रहा है कि जी वो तो जाहिर है फरार भी होंगे। अच्छा, ये एक बड़ी तादाद नहीं है, जैसे आपने राजनपुर के छोटू गैंग की दी थी, वो एक कच्चे का इलाका था, दो दरिया के दरमियान का इलाका था, एक बड़े बेड़ का 20-25 किलोमीटर में जो फैला हुआ था, ये उसकी बात हो रही है। लेकिन ये जो ट्राइबल एरिया है ये पहाड़ी इलाका है, उस पहाड़ी इलाके में जो ऑपरेशन होगी उसकी नौयत बिल्कुल मुख्तलिफ होगी। यकीनन इसका जो रेंजर्स की जो मदद ली गई है उसकी पेचीदगी की वजह से ली गई है जो ऑपरेशन में हो सकती हैं, लेकिन एक पहली दफ़ा ये ज़रूर हो रहा है कि एक बड़े पैमाने पे हुकूमत और रियासत इस ट्राइबल एरिया में, जो पंजाब का ट्राइबल एरिया है, उसमें इस तरह का ऑपरेशन करने जा रही है। और ऑपरेशन में रेंजर्स की मदद भी हासिल है, पुलिस की मदद भी हासिल है और बॉर्डर मिलिट्री पुलिस की मदद भी हासिल है। तो ये एक उम्मीद है कि एक मैसेज स्ट्रॉन्ग जाएगा, लेकिन बात सिर्फ ये है कि चैलेंज बहुत बड़ा होगा। जैसे आपने खुद भी बोला, उस एरिया के डायनामिक्स, फिर वो लोकल्स, उनके साथ फाइट करना और उनको पकड़ना एक बहुत बड़ा चैलेंज होगा। बट आई होप कि इसके ऊपर ज़रूर इम्प्लीमेंटेशन हो, वो चाहे वज़ीर आला ने नोटिस लिया हो या वज़ीर आज़म ने नोटिस लिया हो। जमशेद साहब, एक और स्टोरी जो अभी हम डिस्कस कर रहे थे, वो भी बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट जो मुल्तान के इलाके शुजाबाद में पेश आया, जहाँ पर शादी वाले घर के अंदर डाकू घुस आए। हमने डकैती की बहुत सी वारदातें, बहुत से केसेस सुने हैं, बहुत से किस्से कहानियां सुने हैं, रियल फैक्ट्स भी सुने हैं, लेकिन ऐसा कभी नहीं होता था कि डकैती करने लोग आए और वो रेप कर गए। क्योंकि कत्ल तो हो जाता मुज़म्मत में या मुज़ाहमत में या रेजिस्टेंस में, गुस्सा आ गया, लेकिन इंटेंशनली इज्तिमाई ज़्यादती का निशाना बनाना एक दुल्हन को, ये पहले नहीं होता था। ऐसा लग रहा है कि हमारे जो क्रिमिनल्स हैं उनको बिल्कुल ही डर खत्म हो गया है, ना कानून का डर है, ना इंसानियत का खौफ है, ना ही पुलिस का डर है। इस वाक़े की तफ्तीश हो रही है और यकीनन ये एक संगीन वारदात है और पुलिस इसीलिए इसको बहुत संजीदा ले रही है। रीजनल पुलिस ऑफिसर खुर्रम अली शाह ने उसका खुद पर्सनली उसको देख रहे हैं। CPO मुल्तान मुनीर मसूद मारत कल खुद घर में गए और उन्होंने खुद भी सारी की तफसीलात हासिल की हैं और पुलिस एक एक इस वाक़े की एक एक पहलू पे नज़र रखे हुए है कि कौन लोग हैं, कहीं ये दुश्मनी तो नहीं। किसको पता था कि इस घर में अभी शादी हुई है, आज शादी हुई है, कल शादी हुई है और इसमें लोग हैं और ये इस तरह का दुल्हन का सामान होगा। और डकैती के दौरान आप जब जराइम पेशा अफराद होते हैं उनकी नफ्सियात अजीब सा हो सकती है और होती है और उनमें से यकीनन अगर किसी ने इस तरह का दुल्हन को मुबैना तौर पे अगर हरासा करने की कोशिश की है, वो भी मेडिकल रिपोर्ट में जाती साबित हो गई है। और मेडिकल जी तो
ये भी रिपोर्ट साबित हो गई, साथ में ये भी लेकिन बता मैं दिया फिर गया है बता इब्तदाई रहा हूँ रिपोर्ट में अभी कि ज़ाती दुश्मनी इस या वाक़े पसंद की के शादी नहीं ये है। जो ग्रुप है दैट मीन्स ये कि कौन एक्शन, लोग हैं जी 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 ये एक्शन लेना चाहिए। और जमशेद साहब, आप जिस तरह जिक्र करें, इसको ये देखना होगा, ज़ाती दुश्मनी या पसंद की शादी के हवाले से पुलिस बता चुकी है। जिस तरह से आप भी बता रहे थे कि तहकीकात हो रही हैं, बहुत शुक्रिया आपका कि आपने ये बताया। वाकया डकैती रेप केस का है, ये बात अब तक पुलिस इस्टेब्लिश कर चुकी है और इसको रेप केस के तौर पर ही लेना चाहिए। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करेंगे कुछ पॉलिटिक्स की। और हमने ये देखा है कि पंजाब गवर्नमेंट हो या फेडरल गवर्नमेंट हो, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को थोड़ा थोड़ा मुश्किल का सामना इसलिए है कि पंजाब में जहांगीर तरीन ग्रुप खासा एक्टिव हुआ, और फिर फेडरल गवर्नमेंट के हवाले से अगर बात की जाए तो वहाँ पर PDM जो है वो खासी एक्टिव है और चाहती है कि गवर्नमेंट को टफ टाइम दिया जाए। अब ये तमाम सिचुएशन है जहांगीर तरीन ग्रुप की, चूँकि हम बात कर रहे हैं ओवरऑल के पंजाब में ये तमाम मामला है, उसमें हमने देखा कि रिपोर्ट का इंतजार हो रहा है कि क्या जहांगीर तरीन के हवाले से इस रिपोर्ट में क्या कहा जाता है। बिल्कुल, आपने जैसे कहा कि थोड़ा थोड़ा परेशानी का सामना है, थोड़ा थोड़ा नहीं, मुझे लगता है ज्यादा परेशानी का सामना है। और PDM जब अब दोबारा इकट्ठा होने जा रही है, और इकट्ठा होने से मुराद ये है कि PDM का इजलास होना है, बड़े लेवल पर होना है, लेकिन ये चीज़ थोड़ी क्लियर हो गई है कि अब इसमें पीपल्स पार्टी जो है वो शिरकत अभी नहीं कर रही है। और पीपल्स पार्टी ने कल वाज़ेह तौर पर यह कह दिया, बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा, हम किसी को जवाब दे नहीं है, हम सिर्फ अपने जयालों को जवाब दे हैं, हम ना मियाँ साहब को जवाब दे हैं, ना मरीम नवाज को जवाब दे हैं। हाँ, अभी पार्टी की लीडरशिप शहबाज शरीफ के हाथ में है, तो जो वो करेंगे, जो वो कहेंगे, उसी के मुताबिक हम अपनी पॉलिसी भी बनाएंगे और एक्ट। बिल्कुल, अब देखना यह है कि PDM की पॉलिसी क्या है और फिर नून लीग की पॉलिसी क्या है अगेंस्ट द गवर्नमेंट। हम बात करेंगे। सैफुर रहमान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। सैफुर रहमान साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। अगर हम कैटेगोरिकली बात करें, जो सिचुएशन इस वक्त है PDM की, पहले तो इजलास की सदारत की मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने, जब उन्होंने इशाया दिया तो उस इजलास की होस्ट किया था उन्होंने बेसिकली। उसके बाद मरीम साहिबा ने कह दिया कि वो उनका ज़ाती मामला है या वो एज ए पार्लिमानी लीडर के तौर पे कर रहे थे, उसका कोई PDM से ताल्लुक़ नहीं है। फिर कल बयान भी आया पीपल्स पार्टी के हवाले से। ये किस तरफ सिचुएशन है PDM की जो जा रही है? नेचुरली देखिए, PDM के अंदर अगर इस वक्त देखा जाए तो मियाँ नवाज शरीफ का या मियाँ शहबाज शरीफ का जो इनकी सोच में या इनकी थीम्स जो थोड़ी बहुत इनमें इख्तलाफ रहा है, इसमें यह है कि लोग एक बात को समझ नहीं पा रहे कि शहबाज शरीफ जो हैं वो मियाँ नवाज शरीफ को बड़े भाई का जो रुतबा है ना, उस हवाले से वो बहुत सी कुर्बानियां देते आए हैं। और पार्टी पॉलिसी के अंदर भी उनकी पॉलिसी आपस में डिफरेंसेस होने के बावजूद भी वो अपने बड़े भाई को फॉलो करते रहे हैं। और अब भी वो चाहते हैं कि जी कम से कम मैं अपने भाई की लाइन टो करूं। लेकिन एक बात वो मुसलसल कहते आ रहे हैं अपने बड़े भाई को कि पाकिस्तान में आप एस्टेब्लिशमेंट को विश अवे नहीं कर सकते। अपनी ख्वाहिशों से, अपनी ख्वाबों से ये नहीं कह सकते कि एस्टेब्लिशमेंट का इनपुट जो है वो बिल्कुल नज़रअंदाज कर दिया जाए या उनको बिल्कुल ही एक साइड पे रख दिया जाए। इस तरह मुमकिन नहीं है। तो इस हवाले से वो उनको बार लोग एक इल्ज़ाम भी लगा देते हैं, हम भी कभी ब्रांड कर देते हैं मीडिया वाले के जी वो प्रो एस्टेब्लिशमेंट। दरअसल वो कहते हैं कि जी हॉकिश पॉलिटिक्स नहीं चलेगी। पॉलिटिक्स के अंदर चूंकि हमने लोगों को डिलीवर करेंगे तो उसमें कुछ आगे हम अपने आप को स्ट्रेंथन कर सकेंगे, मुल्क को या पार्टी को। तो अब ये चूंकि मियाँ नवाज शरीफ साहब ने एक अरसा 2-3 साल, अब 2-3 मरतबा वो प्राइम मिनिस्टर रह चुके हैं, अब वो तकरीबन अब वो पावर की यानी एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे, एक ऐसी पोजीशन पे खड़े हैं कि जिसमें वो समझते हैं कि मैं एक अवाम का हरदिल अजीज लीडर हूँ और लीडर का क्या काम है कि एस्टेब्लिशमेंट या किसी पार्टी के आगे झुकना। तो ये दो एक नजरियात के हवाले से जो मरीम है वो अपने बाप की लाइन टो कर रही हैं। तो उस हवाले से ये सारी बातें जो सामने आती हैं, इसमें वही इख्तलाफ जो इनकी थीम्स का आपस में सोच का है वो आता है। लेकिन अब देखा जाए तो हमारे यहाँ जो प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स है, जिसे प्रैग्मेटिक पॉलिटिक्स भी कहते हैं, कि जो हकीकत पसंदाना जो सोच रखते हैं, वो ये कहते हैं कि जी हुआ ये है कि वो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स से तो बाहर है मरियम भी और मियाँ नवाज शरीफ भी। अब तो पार्लियामेंट्री पॉलिटिक्स में शहबाज शरीफ इन है और दूसरा ये है कि वो एक ऐसी लाइन टो कर रहे हैं जिसमें देखिए ना, बिलावल साहब ने भी थोड़ा थोड़ा इंडिकेशन दिया है कि जी हम तो उनकी बात को वजन देते हैं। बड़ी क्लियर इंडिकेशन दे दी उन्होंने। बड़ी क्लियर इंडिकेशन जी। आप देखें ना कि वो क्लियर इंडिकेशन क्या है कि यहाँ पे इंटरेस्ट कॉमन है कि उनको भी कहीं से पहले पैगाम गया पीपल्स पार्टी को, जब PDM अपने जोरों पे थी कि जी आपकी सिंध गवर्नमेंट को भी हिलाया जा सकता है और ये आप सोचें कि आइंदा इस तरह की मैनिपुलेशन या मैन्यूवरिंग भी हो जाएगी कि आप दोबारा सिंध में भी ना आए। वो तो पंजाब का ख्वाब सोच रहे थे, जब वो सिंध से भी गए वो तो दुनिया से गए, वो तो ये फिर रिस्क नहीं ले सकते थे। दूसरा देखें कि उनकी भी शातराना पॉलिटिक्स है जरदारी साहब की शुरू ही से,
वो कोई वो नजरियाती पॉलिटिक्स बेनजीर भुट्टो की या जुल्फकार अली भुट्टो की तो नहीं खेलते रहे। वो ये समझते हैं कि जी आप पॉलिटिक्स नाम है पावर का, और जो कॉरिडोर ऑफ पावर है उनके साथ नथी रहना या उनके साथ थोड़ा बहुत मुफाहमत के साथ चलना। सैफुर रहमान साहब, हर कोई अपना अपना फायदा सोचता है। अब उसको मुफाहमत का नाम दे दिया जाए या उसको क्लेवरनेस का नाम दे दिया जाए, पॉइंट ये है कि सबसे बड़ा स्टेक सिंध हुकूमत का था, और मैं ये कहूंगी कि उन्होंने बड़ा स्मार्टली मूव किया। इंस्टेड ऑफ गिविंग अप देयर गवर्नमेंट रेजिग्नेशन के टाइम पर उन्होंने डिसीजन ले लिया एंड दे टुक अ स्टैंड ऑन इट। और कल बिलावल भुट्टो ने ये वाज़ेह तौर पर कहा कि हमारा आज भी वही मौक़िफ़ है, वो चाहे शो कॉज के ऊपर हो या चाहे रेजिग्नेशन के ऊपर हो। नून लीग के पास तो कोई गवर्नमेंट एट स्टेक नहीं थी, तो ये बात तो बहुत खुलकर सामने आई कि उन्होंने स्मार्टली मूव किया। देखिए मैं वही आपको कह रहा हूँ, देखिए पंजाब गवर्नमेंट जो है ये एक ख्वाब है, यानी लोगों का पंजाब में हुकूमत में आना, लेकिन सिंध भी कोई सिंध की हुकूमत का जो ख्वाब है वो भी कोई छोटा ख्वाब नहीं है। इस वक्त सारी पार्टीज, इवन पीटीआई जो इस वक्त हुकूमत में है, इस वक्त आप सेंटर में है और एक दो सूबों में भी वो अक्सरियत में है, वो उसका भी इस वक्त ख्वाब है कि सिंध में उनकी पॉपुलैरिटी हो, सिंध में उनके पास पावर पॉलिटिक्स आए। और सिंध भी कोई छोटा सूबा नहीं है और फिर पोर्ट सिटी है। ख्वाबों के ऊपर तो पॉलिटिक्स नहीं चलती है ना, गवर्नमेंट्स बनती हैं। सर साहब ये तो आपने भी देखा। यहाँ तो ख्वाबों पे चल रही है, या ख्वाबों पे चल रही है या इशारों पे चलती है। अब आपने बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट उठा दिया कि इशारों पे भी चलती है। सैफुर रहमान साहब, अब हम अगर पीडीएम से बाहर निकलते हुए यहाँ पर सिचुएशन देखें कि पंजाब में पीडीएम फेडरली तो जो कर रही है, पंजाब में आपको क्या लगता है पीडीएम का कोई किरदार ज्यादा नजर आता है? क्योंकि जहांगीर तरीन ग्रुप खासा फॉल था, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि थोड़ा सा वो भी फेड आउट हो रहा है, उसकी जो इम्पैक्ट था, क्योंकि ऐसे लग रहा है कि कुछ वो भी मान गए हैं कि मामला ठीक हो जाएंगे। ऐसे लग रहा है आपको कि जो सिचुएशन पहले कुछ दिन पहले थी पंजाब के हवाले से वो अब फेड आउट होती जा रही है? जी मेरा ख्याल है कि चूंकि क्लीन चिट की बातें भी हो रही है ना जी, मैंने बल्कि आपके पिछले प्रोग्राम में कहा था कि उनके मुतमिद खास जो हैं एक दो, वो अगले रोज मेरे साथ उनसे बातचीत हुई और उनके हमारी चूंकि ये मुख्तलिफ जराए जो तरीन के भी होते हैं और पार्टी पीटीआई के भी हैं, दीगर पार्टियों, ये हमारे साथ डेली इंटरेक्शन करते हैं जर्नलिस्ट के साथ, तो वो खुद ही हमें इंदिया दे रहे थे कि जी हमें क्लीन चिट दे दी गई है। अब क्लीन चिट जो है वो मुराद तो यही है कि एक बारगेनिंग के तौर पर एक ग्रुप बनाया गया, लेकिन जैसा मैंने अर्ज किया था कि अब भी मैं वही अर्ज कर रहा हूँ कि ग्रुप्स जो होते हैं जी, वो बात का पैट्रियट ग्रुप बना, माजी में बड़ा फेमस था, और उस वक्त के जो जनरल हमारे डिक्टेटर थे मुशर्रफ, जो उन्होंने बनवाया था, और वो ये पैट्रियट ग्रुप्स जो बनते रहते हैं, माजी में मैं कह रहा हूँ, इससे पहले की बात कर रहा हूँ। अच्छा, ये जो ग्रुप्स बनते हैं तो इन ग्रुप्स को बड़ा करने में भी मेरा ख्याल वही किरदार जो होते हैं उनके पीछे कार फरमा होते हैं, इनको छोटा करने में या फिर बातें बार्गेन करके कुछ ले और कुछ दे की बुनियाद पर उनको फिर सॉफ्ट कर दिया जाता है। क्योंकि ये अभी तक देखा जाए, आप देखें ना, गौर करेंगे ये फॉरवर्ड ब्लॉक भी नहीं बना। जब उनसे बात हम करते हैं तो वो कहते हैं नहीं जी हमारा पार्लियामेंट जब बातें क्लियर होना शुरू होती हैं कि हम तो बजट में भी साथ देंगे, हम तो गवर्नमेंट के भी साथ खड़े हैं, फिर एक नई खिचड़ी पकना शुरू हो जाती है एक नई रेसिपी के साथ। अब कल से जो खबरें आ रही हैं, जो आप क्लीन चिट का जिक्र कर रहे हैं, राजा रियाज कहते हैं, मैं हल्फन कहता हूँ ये क्लीन चिट की बात हुई है। अली जफर सेनेटर साहब ने कहा, मुलाकात हुई शहजाद अकबर के सामने, कहा कि क्लीन चिट है जहांगीर तरीन को, उसकी भी तरदीद आ गई। शहजाद अकबर साहब ने भी तरदीद कर दी, बैरिस्टर अली जफर ने भी कहा कि अभी तो रिपोर्ट ही नहीं बनी है और जब रिपोर्ट बनेगी तो मैं वजीर आजम को दूंगा। तो ये खबरें, ये खिचड़ियां क्यों पकाई जा रही हैं? नहीं देखिए, पहले तो बात ये पूछने वाली है कि वजीर आजम साहब जो हैं, कुछ लोगों को तो पकड़ के नैब के हवाले अगर कुछ लोग जाते हैं, चले माजी के केसेस ही सही, लेकिन कुछ लोगों को तो वो कहते हैं जी ये अदालत के रूबरू पेश हो, अदालत से सुरखरू हो तो बाहर आ जाए। जी जी जी, सब भले इनको 4 साल जेल में रहना पड़े, 3 साल रहना पड़े। इधर जहांगीर तरीन साहब को तो वो प्रेफरेंशियल ट्रीटमेंट दे रहे हैं, तरजीही बुनियादों पर उनको डील कर रहे हैं। इधर उन्होंने अली जफर साहब जो उनके अपने मोतमिद हैं, उनको उनकी रिपोर्ट तैयार करने के लिए बिठा दिया। यहाँ को या तो जुडिशियल इंक्वायरी कराते, तो या उन्हें कहते जी ठीक है हमने मुकदमा बना लिया, फेस करें। यहाँ पे जो जस्टिस हो रहा है, इसी के अंदर ही आपको खोट नजर आ रही है, या इसी के अंदर उनका एक सोच नजर आ रही है कि वो अब सॉफ्ट कॉर्नर तो रखते हैं कि वो चाह रहे हैं कि ये ग्रुप चला ना जाए। बाकी आप जो बजट की बात कर रही है जी, आपको याद होगा संजरानी साहब जब चेयरमैन बने थे तो उनके मुखालिफ जो वोट थे वो 60 के करीब थे। बिल्कुल। जब पूरे का पूरा यानी बड़े एतमाद के साथ हमने, मीडिया वालों ने भी तकरीबन खबरें पे लगा दी कि जनाब ये अब चेयरमैन नहीं रहेंगे, यानी लेकिन थोड़ी ही देर बाद वो 60 के बजाय वो 50 हो गए लोग जो मुखालिफ थे और वो चेयरमैन बन गए। यानी कुछ ऐसे टर्निंग पॉइंट होते हैं कि जिसमें एस्टेब्लिशमेंट भी
और दीगर अदारे जो स्टेक होल्डर होते हैं बड़े, वो इन हो जाते हैं। वो अब बजट जो है ना, बजट की नामंजूरी जो है ना, अदम मंजूरी, वो गवर्नमेंट का टोटल फेलियर गिना जाता है। और वो पॉसिबल भी नहीं है। उससे पहले मेरा ख्याल है मामला हल हो जाएंगे अगर जाते जाते आप अगर इस बारे में बात करें, जिस तरह से आपने जिक्र किया कि जहांगीर तरीन ग्रुप की प्रेशर की वजह से सारा मामला हुआ, लेकिन अब वो फेड आउट हो गया। लेकिन एक फ़ायदा तो हो गया जाते जाते जहांगीर तरीन ग्रुप के हवाले से अगर बात करें कि जो उस ग्रुप की डिमांड्स थी पैसे के हवाले से, जो फंड्स थे, जो एडमिनिस्ट्रेशन थी, उसके लिए डिप्टी सेक्रेटरी को बना दिया गया, तैनात किया गया, जो कि इनके मामला को देखेगा। इसका मतलब है कहीं ना कहीं पर जाते जाते कुछ हासिल कर लिया गया इस ग्रुप की तरफ से भी। जी जी बिल्कुल। देखें, वो ये ग्रुप्स जब भी बनते हैं, अगर फॉरवर्ड ब्लॉक, तो खैर वो एक बाज़ाब्ता फॉरवर्ड ब्लॉक तो नहीं बना, लेकिन एक प्रेशर ग्रुप तो बना। बिल्कुल। और प्रेशर ग्रुप के ज़ाहिर है कोई उनके मकासद तो होते हैं, उन मकासद के पीछे वो यही कारफरमा होती हैं, कुव्वतें होती हैं कि वो उनको फिर गाइडलाइंस भी देती हैं। वो फिर कहते हैं कुछ बार्गेन कर लो। आप देखें ना, माजी में जैसे माजी में होता रहा कि हमारे जो चौधरी परेज लाई और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दिए गए एक दौर में। तो ये इस तरह के कई अहदे भी आप देखें ना, बैठे बैठे एक फाइल चलती है, वो कहते हैं जनाब ये तो बंदा बाज ही नहीं आ रहा है, इसको डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बना दें, इनको ये कर दें। अब तरीन साहब जो कि बादशाह घर हैं, तो वो बादशाह घर के तौर पे वो ज्यादा प्राइड लेते हैं इस बात में कि जी मैं बादशाह घर हूँ और मेरी वजह से पार्टी चल रही है, वज़ीर आज़म बैठे हैं, मेरी वजह से हुकूमत बनी है, ये भी कह चुके हैं वो। और किसी हद तक गलत नहीं है, बड़ा उन्होंने सपोर्ट तो किया। उनका ये सोच है, उनका प्राइड है और इस पे वो फख्र करते हैं और वो चाह रहे हैं कि मैं अपने इस प्राइड के साथ बरकरार रहूं। अब प्राइम मिनिस्टर भी जो हैं अपने तमाम एंटी करप्शन सोच के बावजूद वो इस मामले में थोड़े कमजोर दिखाई दे रहे हैं, इस प्रेशर ग्रुप के आगे झुके हुए हैं। और फिर ये है कि उनको ये भी नजर आ रहा है कि ये ना हो कि ये प्रेशर ग्रुप अगर किसी की इमाम है, जो हमारे यहाँ अक्सर ऐसा हो जाता है, वो इशारे के नाए जिसका आपने जिक्र किया था कि इशारों से बात शुरू होती है, तो यहाँ ये भी कहा जाता है कि ये इशारा तो नहीं आ रहा, ये क्या असराई भी थी ऑब्वियसली, जिस पर अब तो डिपेंड करता है कि बैरिस्टर अली ज़फर रिपोर्ट क्या पेश करते हैं बेसिकली। जी बिल्कुल, डेफिनेटली। तो मैं ये समझ रहा हूँ क्योंकि, लेकिन ये अगर वो उनके अंदरूनी जराए देखें, ये एक हम कह रहे हैं ना कि उनकी बाज़ाब्ता मुलाकात हुई, यहाँ पे पैगाम रसानी बड़ी होती है। आजकल तो व्हाट्सएप का दौर है, मैं यहाँ बैठा आपके साथ स्काइप पे बात कर रहा हूँ, हर जगह पे हम इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस करते हैं। आपको जरूरी तो नहीं है कि शहजाद अकबर और जो आपके अली जफर हैं और तरीन साहब इकट्ठे बैठ जाएं किसी एक जगह पे, ये भी जरूरी नहीं है। आजकल तो व्हाट्सएप उसकी तरदीद हो गई, सैफ साहब उसकी तरदीद हो गई। अच्छा, क्योंकि हम पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं और बड़े अहम नुक्ते डिस्कस कर रहे हैं, तो एक अहम दौरा भी है वज़ीर दाखिला शेख रशीद का, उसको आप कैसा देख रहे हैं? देखिए, मैं समझता हूँ उसमें अगर सिंध कहता है कि मुदाखलत है, ये मेरा ख्याल है पहले तो हम ये समझें कि जो सूबे हैं वो अकाइयाँ हैं वफाक की। मेरा ख्याल है इस सोच से हमें निकलना पड़ेगा। इस वक्त हम अपनी 1.5 इंच की मस्जिद जो बना के बैठ जाते हैं अपने अपने सूबों में, वो गलत है। ठीक है, 18वीं तरमीम में इख्तियारात सूबों के पास बहुत हैं। दूसरा, लॉ एंड ऑर्डर का जो इशू है वो पहले ही सुबाई है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। और सैफ साहब आपकी ये बात बिल्कुल ठीक है कि हमें कंबाइन होकर सोचना होगा, एक यूनिट ना होगा, दैट इज पाकिस्तान। और इन दौरों को और इन तमाम चीज़ों को यूनाइट करना होगा, बजाय इसके कि ओहो हो गवर्नमेंट पीटीआई से ताल्लुक रखने वाले मिनिस्टर साहब सिंध चले गए। और फिर ये इसके अंदर इंपॉर्टेंट बात भी है कि अगर वजीर साहब जो हैं वो सिंध गए हैं तो कराची भी उन्होंने दौरा किया, तो वजीर आला सिंध वहाँ से चले गए किसी और जगह और कहीं और शहर पे कि जी मुझे तो मालूम नहीं था। तो ये मामला जो है वो नहीं होने चाहिए। पंजाब, पाकिस्तान, सिंध सब एक हैं, इसके लिए काम सबको मिलकर करना चाहिए। बिल्कुल। इसी के साथ एक ब्रेक लेते हैं, फिर आएंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। किसी भी शहर की खूबसूरती में एडमिनिस्ट्रेशन का बहुत अहम किरदार होता है कि वो उसको बेहतर कर सकती है। तो इसी तरह हाल ही में एक हमने देखे चकवाल की खूबसूरती में इजाफा हुआ है कि दुनिया की सबसे बड़ी ट्रक आर्ट चकवाल में बना दी गई है। और ये मनाजर आप देख सकते हैं। वैसे ही दुनिया में हमारा ट्रक आर्ट बड़ा फेमस है। आप दुनिया में कहीं जाते हैं तो वहाँ सिंबॉलिकली जो है वो ये ट्रक आर्ट जो है पाकिस्तान की रिप्रेजेंटेशन जो है वो कर रहा होता है। अब अगर हम खास तौर पर चकवाल की बात करें, जहाँ के ये मनाजर आप देख रहे हैं, डिप्टी कमिश्नर हैं वहाँ पर कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम, जिनके सरपरस्ती और खसूसी काविश से ये ब्यूटिफिकेशन चकवाल प्रोजेक्ट का जो एक सिलसिला है उसमें दुनिया का सबसे बड़ा ट्रक आर्ट बना दिया गया। और फिर इसमें पाकिस्तान के मशहूर फूल पत्ती ट्रक आर्ट से मुकम्मल इसको कर दिया गया है। बिल्कुल।
और इस पर हम बात करेंगे कि ये आइडिया कैसे आया और किस तरह से इसको इम्प्लीमेंट किया गया, चकवाल में ओवरऑल कैसे मैनेजमेंट की जा रही है। कैप्टन रिटायर्ड बिलाल हाशिम साहब जो कि डीसी चकवाल हैं वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। बिलाल हाशिम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया। और हम तो देख रहे हैं कि चकवाल की खूबसूरती में ये ट्रक आर्ट के जरिए आपने बड़ा ज़बरदस्त इजाफा किया है। ये आइडिया कैसे आया और इसको कैसे फिर आपने इम्प्लीमेंट किया? बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच फॉर कॉलिंग मी एट योर शो। ट्रक आर्ट जो है ये पूरी दुनिया में पाकिस्तान की सकाफत की नुमाइंदगी करता है और इंटरेस्टिंगली ये सिर्फ हमारे ही ट्रक्स हैं जो रंगारंग हमारी सड़कों के ऊपर चल रहे होते हैं। और इसमें आपने देखा होगा बड़ी इंटरेस्टिंग मोर, घोड़ा, कोई मशहूर पर्सनैलिटी और बड़े इंटरेस्टिंग शेर भी लिखे हुए होते हैं जी। तो चकवाल में हमारे पास एक वॉल थी, एक बेसिकली पार्क के साथ ही, और उधर फिर आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार क्या ऐसी चीज़ की जाए जो लोकल कल्चर को, लैंडस्केप को, हिस्ट्री को और यहाँ की जो हमारी स्पोर्ट्स हैं जिसमें टेंट पेगिंग और बुल कार्ट रेस और ये चीज़ें, इसको वो ज़रा उजागर करे जी जी। और लोगों को मज़ा भी है बिकॉज देखने में अगर आप देखें बड़ी कलरफुल होती है। बिल्कुल। जहाँ से आइडिया आया था, बेसिकली मैं लंदन गया था तो बकिंगम पैलेस के अंदर देयर इज अ म्यूजियम, उधर हर मुल्क का एक जो है कोई सिंबॉलिक कोई चीज पड़ी हुई है। तो पाकिस्तान से इट वाज अ मिनिएचर ट्रक व्हिच वाज पार्क देयर। तो वहाँ से मैंने कहा यार ये एक चीज है जो हमारे उसकी नुमाइंदगी करती है और व्हाई नॉट हम अपनी एक वॉल, और एक पार्क है फैमिली पब्लिक पार्क, उधर भी वॉल्स थी, उधर एक छोटा सा स्टोर रूम था, एक टैंकी थी, उसको भी इसी तरह पेंट कर दिया और लोगों का बड़ा अच्छा इस पे रिस्पांस आया। बिल्कुल, बड़ा अच्छा रिस्पांस भी आया और बड़ा खूबसूरत ये लगता भी है। जैसे आपने खुद कहा ना कि अ लॉट ऑफ कलर्स एंड डिफरेंट थिंग्स, जिसमें फूल भी हैं, मोर भी है, शख्सियात भी हैं, जानवर भी हैं। सो ये तो वहाँ पर ब्यूटिफिकेशन प्रोजेक्ट का हिस्सा हो गया। अब ये कहिएगा लोगों का रिस्पॉन्स इस पर कैसा है? आपने मतलब ऑब्वियसली वहाँ पर देखा होगा कि छोटे शहर में हम अक्सर कहते हैं शायद या ब्यूटिफिकेशन के ऊपर या बड़े इस तरह के प्रोजेक्ट्स के ऊपर काम नहीं होता, तो ये आपका इनिशिएटिव चकवाल के लोगों को कैसा लगा? बहुत अच्छा रिस्पांस आया है, लोकल रिस्पांस, बिकॉज हम रिलेट कर सकते हैं इससे भी। मोर जो है वो वैली ऑफ पीकॉक्स है, हमारी जो एक तहसील है कलर कहार। रोज भी कलर कहार के बड़े मशहूर हैं, जो रोज और अर्के गुलाब जो उधर का होता है। सिमिलरली जो टेंट पेगिंग है वो इधर का सबसे मशहूर स्पोर्ट है, नेजाबाजी और भैंसों की दौड़ और उसमें जो चीजें, तो इस सारे लोगों को बड़े, बिकॉज पीपल कैन रिलेट। अक्सर हम देखते आप किसी कैफेटेरिया या आप कहीं पे जाएं तो उधर न्यूयॉर्क की तस्वीर होगी या कोई फ्रांस की आईफल टावर होगा, इज नो हार्म, बट एक्चुअली यू कांट रिलेट कि यार हमारा एक उससे क्या ताल्लुक है। इधर लोगों को बड़ा मजा आया देख के। एक जो छोटा सा मैं सेंटेंस भी लिखा, पाक फौज को सलाम। तो चकवाल है, हिस्ट्री है, a lot of people are in the army, there are more than 1200 शोहदा, डिस्ट्रिक्ट ऑफ मार्टियर्स भी मशहूर है। सो पीपल रिलेटेड टू, उनको ना सिर्फ लोकली बड़ा अच्छा लगा बल्कि मैं हैरान था कि इंटरनेशनली भी जो जबरदस्त, इंटरनेशनली भी इसको तारीफ की जा रही है और नेशनली भी, और शहर में तो आपके सभी मुतरफ हो चुके हैं। बिलाल हाशिम साहब, अब आइंदा के क्या प्लान्स हैं? क्योंकि जब चकवाल शहर है तो उसकी जिम्मेदारी एडमिनिस्ट्रेशन की आपके ऊपर है। फर्दर किस तरह से बेहतर लेके आना है, क्या लेके आना है चेंजेस चकवाल शहर में, क्या प्लान्स बनाए आपने? एक तो आज से ही हुकूमत पंजाब ने एक नया स्टार्ट किया है प्रोग्राम, खिदमत आपकी दहलीज पर। ये बेसिकली इसमें हर हफ्ते एक नया प्रोग्राम होगा। इस दफ़ा आज से थर्सडे से स्टार्ट हो गया है। जो गार्बेज डंप्स हैं हमारे शहर, पिंड, देहात, इसमें बहुत ज़्यादा कूड़ा करकट है और ये नॉर्मली एमसीज जो हैं, म्यूनसिपल कमेटीज, डेली बेसिस पे सफाई कर रही हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा इसमें बेहतरी की ज़रूरत है। तो आज से पूरे पंजाब के हर जिले और तहसील में स्टार्ट हुआ। चकवाल में भी हमने ये स्टार्ट किया है और इसमें हमारी कोशिश होगी, और पब्लिक फीडबैक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि डेजिग्नेट करती है पूरी की पूरा एरिया। तो 100% मैं नहीं क्लेम कर सकता कि हम साफ कर देंगे 7 दिनों में, लेकिन इंशाल्लाह जो बड़े पुराने पिछले 30-40 साल से डंप्स हैं वो कोशिश करेंगे कि 7 डेज में इसको हम जितना मैक्सिमम कर सकें वो हम क्लियर करें। और ये खिदमत आपकी दहलीज पे इज वन थिंग। नेक्स्ट इज जो वैक्सीनेशन आजकल चल रही है, जी वैक्सीनेशन इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट। हम इस पर हमने 11 वैक्सीनेशन सेंटर्स बनाए हुए हैं।
और लोगों को कोशिश करें एंगेज। मेरी आपके तवज्जुह से, प्रोग्राम के तवज्जुह से ये गुजारिश है कि तमाम लोग जो 30 साल से अबव हैं वो अपने आप को 1166 पे रजिस्टर करवाएं। जी डीसी साहब, अब तो 19 साल से जायद के लोग जो हैं वो भी रजिस्टर करा सकते हैं और 30 प्लस सालों की तो वैक्सीनेशन लगना शुरू हो गई है। अब ये कहिएगा कि कम पढ़े लिखे लोग या ऐसे लोग जो बड़े सिंपल से होते हैं, गैजेट्स मोबाइल टेक्नोलॉजी के इतने आदी नहीं होते, वो अपने आप को कैसे रजिस्टर कराएं? क्या एडमिनिस्ट्रेशन ने कोई प्लान बनाया है उन लोगों को केटर करने का? चकवाल के इर्द गिर्द जो वैक्सीनेशन सेंटर्स हैं वहां पर रिस्पांस लोगों का? हमारे जी अभी ऑलमोस्ट डेली तकरीबन 3,500 लोग जो हैं वो उनको वैक्सीनेट हम कर रहे हैं और इस वक्त तक हमने अराउंड 50,000 लोगों को कर दिया। चकवाल की आबादी है 16 लाख। इसमें जो आपका पॉइंट बड़ा अच्छा है और हमने अभी एक चीज शुरू की है कि तमाम बैंक्स को, यहाँ पे माइंस काफी हैं, कोल माइंस और सॉल्ट माइंस, उनके ओनर्स को और इसी तरीके से बार एसोसिएशन, प्रेस, सबको ये कहा है कि यार आप रजिस्टर करवा दें, वी विल गो ऑल आउट। अगर हमने वैक्सीनेटर को घर भिजवाना हुआ वो भी हम कर देंगे और ओनर को कह रहे हैं कि यार आप एटलीस्ट अपने पास जितने बंदे हैं उनको रजिस्टर करवा दें ताकि उनका कोड आ जाए और तब वेरी नाइस। तमाम एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो इस पर कोशिश करी कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर किया जाए और जो उनको भी कहा जा रहा है कि वो भी अपने एम्प्लॉयज़ को करवाएं वैक्सीनेट। बिलाल हाशिम साहब, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया और उम्मीद करते हैं कि चकवाल शहर को आप मज़ीद बेहतरी की तरफ लेके जाएंगे, क्योंकि ये बड़ा ज़रूरी होता है। जो अर्बन या फिर बड़े शहर होते हैं जिस तरह लाहौर है, कराची है, फैसलाबाद, रावलपिंडी, इसकी तरफ तो सबकी नज़र होती है, लेकिन चकवाल हो गया, शेखुपुरा हो गया या फिर दीगर पंजाब के छोटे शहर, सिंध के छोटे शहर, इन तक नज़र इस तरह जाती नहीं है। उनके अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना बड़ा ज़रूरी है। बिल्कुल, और लेकिन एडमिनिस्ट्रेशन और सिस्टम जो है वो कहीं ना कहीं उस चीज़ के ऊपर भी काम कर रहा है। अब जैसे हम जिक्र कर रहे थे ट्रक कार्ड से अब कोविड की वैक्सीन के ऊपर, तो वैक्सीन का मसला ये काफ़ी बड़ा है। अब आप देखिए कि जो लोग, मैंने जैसे पहले भी बोला कि नहीं है यूज टू इस तमाम टेक्नोलॉजी से, वो कैसे अपने आप को रजिस्टर कराएं? मैं समझती हूँ उसमें भी एडमिनिस्ट्रेशन को अपना बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करना पड़ेगा। ये अवेयरनेस ही काफ़ी नहीं होगी कि आप मैसेज कर दें 1166 पर, कुछ ना कुछ आपको उसके अंदर गाइड करने के लिए या एम्प्लॉयर को कहा कि आप एम्प्लॉयज को अपने करवाएं, उनकी जिम्मेदारी बन जाए कि सबको रजिस्टर करवाएं, उनका नाम लिखें, उनके आईडी कार्ड नंबर लिखें और उनके इदारों में जाकर वैक्सीनेशन की जाए। छोटे शहरों में अगर ये हो जाएगा तो दैट मीन्स कि ओवरऑल आप अचानक से देखेंगे कि नंबर जो है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा पूरे पंजाब में, पूरे पाकिस्तान में, सिंध और इस तरह KP बलूचिस्तान में। जब लोगों को अवेयरनेस अगर नहीं भी है तो जो एम्प्लॉयर्स हैं या जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो अपने एम्प्लॉयज़ को और अपने जो मातहत लोग हैं उनको वैक्सीनेट करवाएं। बिल्कुल, और आई थिंक ये लार्जर लेवल पर जब आप केटर करेंगे तो निचले लेवल तक खुद ब खुद जो लोग हैं उस वो ना सिर्फ अवेयर होते जाएंगे बल्कि अपनी रजिस्ट्रेशन भी कराएंगे और सिस्टम का हिस्सा भी बनेंगे, बिकॉज दैट्स दी ओनली वे जो हमें बचा सकता है कोविड-19 से। इस पर हम बात करेंगे। DC शेखुपुरा हमारे साथ मौजूद हैं, असगर जोया साहब, उन्हें हम खुशामदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम असगर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। जैसे हम वैक्सीनेशन का जिक्र कर रहे हैं और छोटे शहरों का जिक्र कर रहे हैं, तो शेखुपुरा में सूरत हाल क्या है बताइएगा। जी थैंक यू सो मच। इस हवाले से ये जी वैक्सीनेशन जो सेंटर्स है 11 वैक्सीनेशन सेंटर जो है थ्रू आउट डिस्ट्रिक्ट जो है वो एस्टेब्लिश किए गए हैं। अभी तक मोर देन 60,000 लोग जो है इसमें वैक्सीनेट हो चुके हैं और जो ऑन एवरेज अगर मैं बात करूं डेली जो वैक्सीनेशन की है तो वो कोई अराउंड 4,000 लोग जो है वो वैक्सीनेट हो रहे हैं। जैसे जैसे आप के नॉलेज में है कि एज ब्रैकेट नीचे आती जा रही है तो इस हवाले से ये नंबर अब जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। लाइकवाइज मैं ये भी बताना चाहूँगा कि अब हम गवर्नमेंट की जो डायरेक्शन है उसमें अब हम मुख्तलिफ सेक्टर की तरफ भी जा रहे हैं, इस पर भी हम वर्किंग कर रहे हैं। एक हमने टेंटेटिव नंबर जो है वो गवर्नमेंट से शेयर कर दिया है। अब एग्जैक्ट हम उनकी एज और बाकी चीज़ों जो है वो भी 1 और 2 दिन के अंदर अंदर शेयर कर देंगे। इसके हवाले से हम और भी सेंटर बना रहे हैं, जिस तरह के शेखुपुरा चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अंदर हम जो हमारे इंडस्ट्री से रिलेटेड जितने भी लोग हैं, लेबरर्स हैं, उनको फैसिलिटेट करने के लिए वहाँ भी एक नया जो है वो सेंटर एस्टेब्लिश कर रहे हैं। तो इस तरह हम मुख्तलिफ सेक्टर को भी अब जो गवर्नमेंट की डायरेक्शन है उस हवाले से उनको भी जो है वैक्सीनेट करने का जो है वो भी अमल इंशाल्लाह वेरी सून जो है शुरू हो जाएगा। ज़बरदस्त जो है साहब, ये तो एक अच्छा प्रोसेस है कि आप वैक्सीनेशन के लिए जो नंबर्स हैं उसको रजिस्टर ज़्यादा करवाएं। फिर यही बताइएगा क्योंकि कम तालीम याफ्ता लोग शेखुपुरा में आपको नज़र आएंगे ज़्यादा हैं जो कि शायद ज़्यादा वेल इक्विप्ड नहीं हैं खुद रजिस्ट्रेशन कराने के लिए और घरों पर रहते हैं, अपनी प्राइवेट ऐसे बिजनेसेस कर रहे हैं, उनको क्या किस तरह से कैटर करना है, उनको क्या प्लान बनाया कि किस तरह से आपने उनको पहले तो अवेयर करवाना है फिर उनको रजिस्टर करवाना है? अजीब है इस हवाले से बिल्कुल ये जो बड़ा अहम आपका क्वेश्चन है जो आपने पूछा है, ये हमने ये किया है कि अब हमने यूसी लेवल पे भी जो हमारे
यूसी सेक्रेटरीज होते हैं या रजिस्ट्रेशन जो ऑफिशियल होते हैं, उनके जिम्मे भी हमने ये बात लगाई है कि आप एक अपने तौर पे भी जो है ना हाउस टू हाउस सर्वे करें, ताकि देखें कि कौन से खासतौर पे जैसा एल्डरली पॉपुलेशन है तो वो आज तक रजिस्टर्ड नहीं करवा पाए अपने आप को, जिस तरह भी आपने बताया कि कोई ऐसा एक्सक्यूज हो, तो उसके लिए भी एक हमने मैकेनिज्म बिल्कुल जी ये डिवाइस किया हुआ है। इंशाल्लाह ताला इसके भी काफी अच्छे रिजल्ट्स आएंगे, अच्छे रिजल्ट्स आएंगे और हम हर्ड इम्यूनिटी की तरफ जाएंगे। और आई थिंक यही वो छोटे छोटे कतरे हैं जिसे हमें मिलाना है, हर एंगल से सोचकर एक पॉलिसी बनानी है अपने अपने डिस्ट्रिक्ट के लेवल पर ही चाहे क्यों ना हो, और उसके ऊपर अब जब इम्प्लीमेंटेशन होगा तो पूरा एक प्रोसीजर जो है वो आगे बढ़ेगा। थैंक यू सो मच इसका जो है साहब, आप हमारे साथ मौजूद थे। गुड लक फॉर ऑल दीज कैंपेन्स जो आप कर रहे हैं, बट बी वेरी केयरफुल। ये वो हमारे फ्रंटलाइनर्स हैं जिन्होंने ड्यूटी भी करनी है, आउटडोर रहकर करनी है, तो अल्लाह ताला इन्हें महफूज रखे और हम सबको भी। और इसके साथ ये भी जरूरी है कि अवेयरनेस प्रोग्राम से चलते रहें जब तक 50% या उससे ज्यादा की पॉपुलेशन हमारी अवेयर नहीं हो जाती और वैक्सीनेट नहीं हो जाती। बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक लेते हैं, फिर मिलते हैं। वेलकम बैक। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, सोशल मीडिया पर कोई चीज़ वायरल हो जाए तो फिर उसके खिलाफ पॉजिटिव और नेगेटिव प्रोपेगेंडा शुरू हो जाता है और हर कोई हक समझता है कि उसने अपनी राय देनी है। तो ऐसे ही कुछ वीडियोस एक कपल की सोशल मीडिया पर वायरल हुई जिनको इनिशियली तो मुफ्ती तकी लाहौरी के साथ कंफ्यूज कर दिया गया और कहा गया कि ये उनकी वीडियोस हैं और उन्होंने शादी कर ली है और ये वो वीडियोस बना रहे हैं। बिल्कुल, और बेसिकली ये सोशल मीडिया का गलत इस्तेमाल है जो कि अक्सर होता है और हमने देखा है कि मुफ्ती तकी के साथ इनको जोड़ा गया। ये जो शख्स हैं आप देख रहे हैं जिनकी वीडियो वायरल हुई है, ये इनका नाम आमिर खान है, उनकी वाइफ हैं राबिया आमिर खान जो कि उनके साथ थी, और इसको ऐसे जोड़ा गया टिकटॉक बनाकर, फिर यूट्यूब पे उसके हैशटैग गलत इस्तेमाल करके उसके साथ क्या हुई, वायरल तो हो गई, लेकिन क्योंकि वो उनकी पर्सनल लाइफ थी वो भी डिस्टर्ब हुई, फिर उसकी वजह से वो कितने ज़हनी तनाव का भी शिकार हुए। फिर उन्होंने ये भी कहा कि ये गलत प्रोपेगेंडा किया गया, उन्होंने बल्कि माफ़ी भी मांगी, कहा कि अगर मेरी वजह से मीर तकी साहब जो हैं उनकी दिल आज़ारी हुई तो मैं माफ़ी मांगता हूँ। हालांकि ये उनकी वजह से नहीं हुई, लोगों की वजह से हुई है जिन्होंने इसको प्रोपेगेंडा। बिल्कुल, और उन्होंने कहा कि मैं कोई मुफ्ती नहीं हूँ, मैं सिर्फ इस्लाम का एक तालिब इल्म हूँ, अमेरिका में रहता हूँ और मैं अपनी बीवी से बहुत प्यार करता हूँ। तो वो जो चंद हमारे लम्हात हैं, खूबसूरत लम्हात, वो अगर सोशल मीडिया पर गए तो लोगों ने उसको कैसे मिसयूज़ किया। तो हमारे साथ इस वक्त वो मौजूद हैं जिनकी वीडियोस अभी आप देख रहे हैं, उनको हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। आमिर खान और उनके मिसेज राबिया आमिर, अस्सलाम वालेकुम आप दोनों को। जी वालेकुम सलाम। जी, करेक्शन तो हमने कर दी और आपने भी फुल एफर्ट की कि वीडियो जब वायरल हो गई तो फिर करेक्शन कर दें कि ये मैं हूँ आमिर खान, ये जो मैं मुफ्ती नहीं हूँ, मुफ्ती तकी लाहौरी नहीं हूँ। थोड़ा सा बताइएगा लोगों के जो जिस तरह से ये वीडियो आपकी एकदम से वायरल हो गई तो कैसा लगा आपको, फिर रिएक्शन कैसा था आपका? इनिशियल रिएक्शन तो खुश थे कि दिस इज प्रीटी इंटरेस्टिंग, सुनते थे कि कोई वायरल हो गया और वो कैसे हो गया, तो इट हैपेंड टू अस, तो दैट वाज एक्साइटिंग। लेकिन जैसे हमने और देखा कि उसमें जो दूसरा पहलू जा रहा है कि वो लिबरल्स और इस्लामिक स्कॉलर्स के बीच में एक कैसा मसला चल रहा है और इसको लेकर मुल्ला हजरात को और मुफ्ती हजरात को बदनाम करने की साजिश की गई है, तो उस पर बहुत अफसोस हुआ। तो उसको क्लियर करने के लिए फिर मैंने अपने मुफ्ती साहब से, मेरे टीचर भी जो हैं, उनसे रब्ता किया, पाकिस्तान लाहौर में होते हैं, कि मुझे क्या करना चाहिए। तो उन्होंने बोला कि आप वजाहत करें मीडिया को अप्रोच करके। तो फिर उसके बाद मैंने वो वीडियो अपने फेसबुक पे डाली ताकि मुझे मीडिया अप्रोच कर सके, क्योंकि इनकी जो जहाँ से पोस्ट हुई थी टिकटॉक से, वहाँ से कोई कॉन्टैक्ट पॉइंट नहीं था। उसके बाद मीडिया ने अप्रोच किया, सो आई क्लैरिफाइड माय पोजीशन। जबरदस्ती, और मीडिया ने अप्रोच किया और इससे क्लैरिफाई हो भी गई पोजीशन। आमिर साहब, आपके जो वीडियोस हैं कुछ इस तरह की टिकटॉक पे, कुछ पिक्चर्स जो गाड़ी के अंदर आप लोग सफ़र कर रहे हैं, आपकी बेगम साहिबा भी आपके साथ हैं, राबिया साहिबा वो भी उसमें मौजूद हैं, और कुछ ईद के कपड़े भी वो लगता है शो ऑफ कारी थी और उसके साथ करते करते वो मामला कहीं और चला गया। तो ऐसे ही था कि कपड़े सिर्फ दिखाने थे फ्रेंड्स को राबिया और बात कहीं और चली गई। जी बिल्कुल ऐसे ही है। हुआ क्या था, आपने कभी सोचा था कि वीडियो बना रही हैं और फिर क्या किस तरफ बात का रंग दे दिया जाएगा? नहीं, मैंने कभी भी ऐसे नहीं सोचा था कि मैं कभी, और मैंने ईद वाले दिन भी नहीं सोचा था कि हमको इस तरह टिकटॉक बनाएंगे। वो तो मेरी एक फ्रेंड आई हुई थी तो उसने हमारा बना दिया, वरना अगर वो नहीं होती तो शायद हमारा टिकटॉक बनता भी ना और हम वायरल भी ना होते। अच्छा, मतलब कोई प्लान टिकटॉक नहीं था, ये इंटेंशनली था। लेकिन आई मस्ट से कि आपका कपल यूनिक है। लोगों को एक्चुअली ना इस तरह हजम नहीं होता है कि आपकी और पर्सनालिटी है, आमिर साहब राबिया जो हैं उनकी और पर्सनालिटी है, लेकिन आपकी मोहब्बत और आपकी एक दूसरे की तरफ जो बॉन्डिंग है वो आपकी पिक्चर्स वीडियोस में नजर आती है। क्या ये थोड़ा सा बताइएगा जरा इस बारे में, लोग जानना चाहते हैं कि ये सिर्फ वीडियोस की हद तक है या एक्चुअली भी है, क्योंकि अक्सर लोगों को लगता है सिर्फ टिकटॉक बनाने के लिए आपने एक वीडियो बना ली, उसके बाद एक दूसरा कोने में एक दूसरा कोने में।
नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। अभी बहुत सारे कमेंट्स भी ऐसे आए हैं कि जिसमें काफी सारे कमेंट्स ये हैं कि यार 10 साल पुरानी शादी है और अभी भी ऐसी चार्मिंग क्यों है, जैसे लगता है नहीं है। तो व्हाट इज द रीजन अबाउट दैट? तो उसके लिए मैं एक डिटेल वीडियो करूंगा कि व्हाट इज द रीजन। लेकिन रीजन यही है कि ऑब्वियसली अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग में प्यार है अच्छा खासा। तो जब सलूक से आप रहे तो यू नो देन इट्स आप खुश रहे, तो ऑब्वियसली लाइफ एंजॉय करते हो। तो मतलब ये एक्चुअली ये जो आप हाथ पकड़ के वॉक कर रहे हैं ये एक्चुअली आप ऐसे ही करते हैं, ये सिर्फ वीडियो के लिए नहीं है, ये प्रिटेंड नहीं कर रहे। नहीं, वो हाथ पकड़ने का जो है ना वो बेगम बहुत फोर्स करती है और बेगम बहुत फोर्स करती है मुझे कि मैं इनके साथ कभी मैं वेस्टर्न ड्रेस में जाऊं, वरना मैं प्रेफर नहीं करता। तो ये इनकी डांट खाने के बाद जो है ना मुझे फोर्स करने के बाद मुझे कभी कोई पैंट और ये सूट पहनना पड़ता है। जी बड़ी अच्छी बात है आमिर साहब, मोहब्बत का इजहार करना भी चाहिए। राबिया साहिबा अगर आप वो कहती हैं और आप उनकी मान लेते हैं तो ये भी बड़ी अच्छी बात है। अक्सर लोग मानते भी नहीं है। आपकी ये मोहब्बत को नजर ना लगे किसी की, ये भी हम दुआ करेंगे। और साथ आप जो वीडियो कह रहे हैं ना कि आपने वीडियो बनानी है, वो मेरा ख्याल है वो ज्यादा वायरल होगी कि क्या ऐसे टिप्स हैं कि आप शादी को इस तरह खूबसूरत बना सकते हैं अपनी। जी जी बिल्कुल, वो बहुत ज्यादा 100,000 रिक्वेस्ट उसके लोगों के लिए आई हुई है। तो मैंने रिप्लाई काफी कुछ किया है कि आई विल बी मेकिंग इंशाल्लाह इन कपल ऑफ डेज, तो वो पोस्ट करूंगा। तो आई थिंक दैट्स गोना बी हेल्पफुल फॉर मेनी यंगस्टर्स, क्योंकि बहुत सारे जवान लड़के यंग लड़के पूछना चाहते हैं कि भाई क्या राज है, आपने इस उम्र में भी जवान लड़की से और खूबसूरत लड़की शादी कैसे कर ली, इसका क्या राज है? इसका डेफिनेटली राज है। The formula does exist and I will अच्छा, यानी कि वो आप अपना सीक्रेट जो है वो रिवील कर देंगे, बता देंगे लोगों को कि वो फार्मूला क्या है। अच्छा राबिया, आप काफी खुश हो रही हैं इस बात पे, ऑब्वियसली आपकी तारीफ तो हो रही है, लेकिन उसके साथ साथ अब मुझे ये बताएं कि जब लोग क्रिटिसाइज करते हैं और लोगों ने बड़ा प्रोपेगेंडा किया, एक्चुअली क्रिटिसाइज भी किया, तो आप लोगों का रिलेशन बड़ा डिस्कस हुआ, जिस पर आप पे भी बात हुई, आमिर साहब पर भी बात हुई। हाउ डिड यू टेक दैट? आपका रिस्पॉन्स उस पर कैसा था? और अब आगे आपका प्लान है मजीद वीडियोस बनाने का, या बस आपने कहा कि ठीक है अब मैं नहीं करूंगी क्योंकि लोग बहुत बातें करते हैं? नहीं, क्यों लोगों की बातों को तो मेरा नहीं ख्याल कि सीरियस, ये लोग कुछ ना कुछ तो कहते रहते हैं, चाहे आप कुछ अच्छा करो चाहे बुरा करो, लोगों का काम है उन्होंने कुछ ना कुछ तो बोलना है, क्योंकि जब अल्लाह ताला किसी को ज़ुबान देता है तो वो कंट्रोल नहीं लोग कर सकते। तो हमने बिल्कुल भी उसे इस तरह नहीं लिया, हमने बहुत उसे एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा कमेंट्स पढ़ के हमें अच्छा भी लगा और कुछ बुरे भी थे, लेकिन वो आपको पता ही है लोगों का काम है तो उन्हें सीरियस नहीं लिया जा सकता। तो लेकिन ओवरऑल कि हम इतना वायरल हुए तो इन्हीं जो बुरे कमेंट्स इन्होंने किया उन्हीं की वजह से वो मेरे वीडियो पे आए और उन्होंने टाइम लगाया कुछ, जब तक वो राइट करते हैं तब तक आपकी वीडियो जो प्ले होती रहती है, तो इसकी वजह से आप ज़्यादा वायरल होते हैं। तो बिल्कुल ठीक है, उन्होंने हमारे हक में बेहतर कर दिया। सही। और मुझे ये बताइएगा, जिस तरह से आप दोनों बात भी कर रहे हैं, लग रहा है कि माशाल्लाह बड़ा ज़बरदस्त आप दोनों के रिलेशनशिप है। आमिर साहब, आपने कहा कि आप एक फार्मूला बताएंगे कि शादी को कैसे खुशगवार बनाना है और सब लोग उसका इंतज़ार भी कर रहे हैं। साथ साथ मेरे ख्याल में एक और भी आपने फार्मूला तैयार करना है और बताना भी है कि क्या ऐसी बात है कि चौथी शादी है और माशाल्लाह जो चौथी शादी है 10 साल हो गए हैं, वो भी इस कदर खूबसूरत